हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 19 जो हमारी फ्रीडम्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल्ड में पढ़ा था एक एक चीज़। अब हम राइट टू फ्रीडम में ही 19 से 22 आर्टिकल आते हैं। ये मैंने बात आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि 19 से 22 ये पूरे के पूरे राइट टू फ्रीडम में आते हैं। हमने आर्टिकल 19 कवर कर लिया था। आज हम 20, 21 और 22, बीच में 21 ए भी एक इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी करेंगे। अब आर्टिकल 20 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 20 जो कि क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कन्विक्ट कर देना किसी को गुनहगार मतलब साबित कर देना है, इस चीज के बारे में बात करता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस कि किस बारे में किसको सजा हो सकती है। तो सबसे पहली बात, ये अवेलेबल किस किस को है, ये सिटीजन्स को भी है, फॉरनर्स को भी है, लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और कॉरपोरेशन को भी है। अब इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। इसमें 3 पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले क्या है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है कि अगर कोई, मान लीजिए आज की डेट में किसी का डॉग अगर किसी को काट ले तो उस पर्सन के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। मान लीजिए ऐसा अगर है कि उस आज की डेट में अगर कोई डॉग किसी को काट ले और उसके ओनर के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आज से 1 साल के बाद कुछ ऐसा रूल आ गया कि किसी का डॉग अगर किसी को मतलब बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है, बहुत ज्यादा काट लेता है या उसको मतलब कुछ हो जाता है, तो ओनर के लिए भी पनिशमेंट आ जाए मान लीजिए। लेकिन जिस दिन से वो एक्ट आएगा, ठीक है, उससे पहले जो एक्ट्स हुए होंगे उसी तरह के, उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। अगर क्या लिखते हैं इसमें देखिए, अ पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट क्राइम एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। जब किया गया है अगर तब वो क्राइम नहीं है, जब वो किया गया है तब वो क्राइम नहीं है, चाहे वो बाद में क्राइम हो गया हो, तो उसको पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने डॉग वाला एग्जांपल दिया, अगर 1 साल बाद लॉ आ गया कि जिन्होंने किसी के पिटबुल ने किसी को काट लिया तो उसको बंदे को पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन वो पुराने लोग नहीं कोर्ट जा सकते कि भाई हमारे भी किसी बंदे को फलाने के पिटबुल ने काटा था, नहीं। तो जिस जिस दिन एक्ट का कमीशन हुआ है, जिस दिन वो एक्ट हुआ है, ठीक है, उस दिन अगर वो चीज क्राइम नहीं है तो फिर उस बंदे को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन shall not be punished for an act that was not a crime at the time of commission of the act। तो जिस समय हुआ है, लेकिन इसमें याद रखना है कि ये क्रिमिनल एक्ट्स के लिए ही होता है, नॉट फॉर सिविल एक्ट्स। अभी हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये जो चीजें क्रिमिनल एक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। फिर दूसरा, इसमें इसी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमने पढ़ा कि किसी को नॉट अ क्राइम एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट है तो उसको पनिश नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, a person cannot be subjected to a penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of the commission of the act। मान लो किसी ऑफेंस के लिए जिस दिन वो ऑफेंस किया गया है, जिस दिन वो एक्ट किया गया है, उस दिन जितनी पनिशमेंट डिफाइंड है एक्ट में, लॉ में, उतनी ही उसको मिलेगी। मान लीजिए कोई किसी ऑफेंस के लिए 6 मंथ्स की, मान लीजिए कि इम्प्रिजनमेंट है और बाद में उसको बढ़ा के 1 साल कर दिया गया, लेकिन 6 महीने देनी है 1 साल देनी है, वो डिपेंड करेगा कि वो एक्ट कब हुआ है। तो जब वो जिस दिन वो ऑफेंस हुआ है उस दिन देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉ जो था वो एप्लीकेबल था। और जो क्रिमिनल लॉज जो इस तरह के होते हैं जिसमें पनिशमेंट वगैरह होती है, तो वो जिस दिन लागू होते हैं उसी दिन से उनको देखा जाता है कि कौन से एप्लीकेबल होगा कौन सा लॉ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी, द पर्सन कैनॉट बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द कमीशन ऑफ दैट। यानी कि जिस समय एक्ट हुआ है उस समय वो क्राइम है कि नहीं, दूसरी बात उस समय उसकी क्या पनिशमेंट है, ये दोनों बातें हैं। अब इसमें जो याद रखने की बातें हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड जो है वो क्या है कि जो ये रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पुरानी डेट से इनैक्टमेंट ऑफ लॉ है, ये क्रिमिनल लॉज के लिए तो मना है, लेकिन सिविल लॉ या टैक्स लॉज के लिए मना नहीं है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जो है, आज की मान लो अभी चल रहा है, आज है 29 जुलाई, 29 जुलाई 2025, लेकिन गवर्नमेंट 1 जुलाई 2025 से रेट्रोस्पेक्टिव कोई टैक्स लगा सकती है, ठीक है। तो
वो चीज कर सकती है या 1 अप्रैल से लगा सकती है, 1 अप्रैल 2025 से। तो रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पुरानी डेट से टैक्स लगाया जा सकता है, और सिविल मैटर्स के लिए भी कोई लॉ बनाया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉस के लिए रेट्रोस्पेक्टिव पुरानी डेट से नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, इंसान कहेगा कि उस समय तो जब मैंने किया ये, तब तो ये क्राइम था ही नहीं, ठीक है, उस समय तो क्राइम नहीं था, और अब हो गया, तो उसमें उसको थोड़ी पता, अगर उसको पता होता कि वो क्राइम हो जाएगा तो शायद वो ना करता। तो क्रिमिनल लॉस के लिए रेट्रोस्पेक्टिव वाली जो बात है वो एप्लीकेबल, ये तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं इनेक्ट किया जा सकता। तो दोबारा से आर्टिकल 20 का पहला पार्ट, आर्टिकल 20 में तीन तीन पॉइंट्स आएंगे। एक आएगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक आएगा नो डबल जियो पार्टी, और एक आएगा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो उसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसमें हमने दो बातें पढ़ी कि उसको एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, अगर वो क्राइम नहीं है तो उसको उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, और इसी तरह से जितनी पनिशमेंट एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब है उतनी ही दी जा सकती है। फिर हमने क्या बात किया, क्रिमिनल लॉज के लिए एप्लीकेबल नहीं, सिविल और टैक्स, सिविल लॉज या टैक्स लॉज के लिए एप्लीकेबल हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव इनेक्टमेंट। और ये वाली जो इम्यूनिटी है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 22 में, उसके केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। फॉरनर्स को भी ये है, एनिमी एलियंस वगैरह के लिए हम आगे पढ़ेंगे। नो डबल जियो पार्टी, अब इसी का आर्टिकल 20 का ही सेकंड पॉइंट आता है, नो डबल जियो पार्टी। देखिए, आप मूवी में बहुत सारे सुनते होंगे, सीरियल्स में भी, वेब सीरीज में भी, कि एक मर्डर करो या दो मर्डर करो सेम पनिशमेंट है, नहीं, ठीक है, वो अलग अलग क्राइम है, ठीक है। एक सेम बंदे के मर्डर के लिए दो बार उसको सजा नहीं दे सकते, लेकिन अगर अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग बंदों को उसने मारा है, तो उसको सजा मिल सकती है। और आपने कई बार देखा होगा लोगों को, इतने बाहर के कंट्रीज में भी कितनी कितनी 100 100 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कई सारे मर्डर्स किए होते हैं, तो सबकी मिला के वो कर देते हैं। तो ये जो चीज है, ये ध्यान रखने वाली है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। लेकिन अगर बंदा ही अलग अलग है तो ऑफेंस सेम नहीं हुआ ना, ठीक है, बंदा अलग अलग है तो ऑफेंस सेम नहीं हुआ। एक ही बंदे को मार दिया, उसी के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अलग 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 बंदे को मारा है तो वो अलग अलग ऑफेंस है, ठीक है। फिर इसमें क्या ध्यान रखना है, ये उन्होंने, हमने बोला कि एक ही क्राइम, एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इट इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल। एक बंदे ने किसी को मतलब मान लीजिए मर्डर कर दिया, उसको कोर्ट ने सजा सुना दी, ठीक है, लेकिन अब वो मान लीजिए वो सरकारी नौकरी में ही था, तो ऐसा नहीं है कि उसका डिपार्टमेंट एक्शन नहीं ले सकता, और वो कोर्ट को ये कहेगा नहीं जी आपने तो मुझे कर दिया, तो डबल जियो पार्टी होगी, मुझे एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट मिल रही है, नहीं। ये जो डिपार्टमेंटल एक्शन हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो रहा है, ये जुडिशियल नेचर का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये अलाउड है कि मतलब अगर कोर्ट ने कुछ सुनाई है सजा, तो उसका डिपार्टमेंट भी हो सकता है उसको डिसमिस कर दे, रिमूव कर दे सर्विस से, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वो जुडिशियल नेचर का नहीं है। जुडिश पनिशमेंट हम कह रहे हैं कि दो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल एक्शन अलग तरीके की पनिशमेंट है, ठीक है, कि उसने किसी का मर्डर किया, तो उसके डिपार्टमेंट ने भी फिर एक्शन लेके उसको सर्विस से रिमूव कर दिया। तो ये हो गया डबल जियो पार्टी का। दोबारा देख लेते हैं एक बार, डबल जियो पार्टी में क्या है कि किसी को एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल एक्शन उसके लिए ले सकता है। फिर आर्टिकल 20 में ही 20 के हमने पहला पढ़ा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं होगा, डबल जियो पार्टी नहीं होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। Person shall not be forced to testify against themselves, that is to witness against himself or themselves, यानी कि अपने अगेंस्ट ही एविडेंस देना, अपने अगेंस्ट ही एविडेंस देना, ये कोर्ट उसको मानता नहीं है। तो बहुत बार आपने देखा होगा मूवीज में क्या करते हैं, पुलिस पीट रही है उसको, जो एक्यूज है उसको पीट रही है, और फिर उसने अगर कह दिया कि हाँ हाँ मैंने उसको मारा है, तो फिर वो लेकिन कोर्ट में जाके पलट सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो अगर उसका कन्फेशन भी है तो नहीं माना जाता वो उसको, क्योंकि सबको पता है इंडिया में तो पर्टिकुलरली कि पुलिस कितना थर्ड डिग्री तक टॉर्चर कर देती है। तो इस तरह का, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो इवन रिटन एविडेंस भी हो, ओरल या रिटन एविडेंस हो, उसको भी जो है वो नहीं माना जाएगा। लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ही बात हो रही है, सिविल के लिए नहीं हो रही है, ठीक है, सिविल के लिए ये नहीं हो रही है। लेकिन इसमें अगर किसी का ब्लड का स्पेसिमेन ले रहे हैं, किसी के थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि आप हमें अपनी पेन ड्राइव दे दो, आप हमें अपना लैपटॉप दे दो, तो वो सारी बातें कर सकती है पुलिस, ठीक है, मतलब जुडिशरी भी कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि अपने अगेंस्ट ही गवाही जो है वो मान्य नहीं होगी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो तो ईजी है पुलिस के लिए करवाना, ठीक है। तो इसके दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं तीनों पॉइंट, सिर्फ आपको एक आर्टिकल 20 में क्या क्या याद रखना है। पहले तो उसका नाम जरूर याद रखना है आपने, कि प्रोटेक्शन है किसके अगेंस्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें पहला पॉइंट है नो एक्स
पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि पुरानी डेट से नहीं। ठीक है, पुरानी डेट से नहीं यानी कि जिस दिन हुआ कुछ भी ऑफेंस उस दिन वो क्राइम नहीं था और उससे ज्यादा पनिशमेंट भी नहीं मिल सकती थी जितनी उस दिन डिफाइंड है। क्रिमिनल लॉस के लिए ये, सिविल और टैक्स लॉस के लिए नहीं है। फिर नो डबल जियोपार्डी, एक ही ऑफेंस के लिए दो बार नहीं पनिशमेंट मिल सकती, लेकिन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो सकता है। फिर तीसरा, अपने ही अगेंस्ट जो है एविडेंस या कन्फेशन नहीं माना जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। ये एक बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ की प्रोटेक्शन और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि किसी की लाइफ भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो है प्रोसीजर वो लॉ ने एस्टेब्लिश। अब किसी ने अगर मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दी है तो इसका मतलब तो उसकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं, वो जाके क्या ये कहेगा कोर्ट में कि भी मेरा तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं हुआ, नहीं। तो इसमें क्या लिखा है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर लॉ कह रहा है कि उसको इस क्राइम की ये सजा मिल सकती है कि उसकी लाइफ ही ली जाए, तो वो क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते किसी की। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इवन जो सुसाइड है, सुसाइड भी क्या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं है, तो सुसाइड भी जो है इसके अंडर कवर होता है, सुसाइड इज नॉट अलाउड। ठीक है, वो भी एक पनिशेबल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन किया, इसमें बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि कहते हैं कि राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ डिग्निटी के साथ रहने का हक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राइट टू प्रिवेसी भी है, आप किसी की वीडियोस के बिना परमिशन के निकाल रहे हैं, आप किसी का फोन टैप कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ है, इवन राइट टू टाइमली ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। आपको राइट टू लाइवलीहुड है कि आप अपनी कमाई कर सकें। राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू फेयर ट्रायल है, जबकि ये कितना हो रहा है मैं नहीं पता, और टाइमली ट्रायल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोर्ट्स इतने ओवरलोडेड हैं। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ये मेनका गांधी वाले केस में आता है। अगर हमें ट्रैवल करना होता है इनसाइड द कंट्री तो आर्टिकल 19 था, राइट टू मूवमेंट था ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। लेकिन अब्रॉड के लिए ये है आर्टिकल 21। फिर राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, दैट इज ऑल्सो। राइट टू एजुकेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, 21 ने इंट्रोड्यूस किया था। राइट टू एजुकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है हक है बच्चों का। राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ये भी राइट टू लाइफ, राइट टू आर्टिकल 21 में कवर होता है। राइट टू लीगल एड, ठीक है, कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकता तो फ्री लीगल एड उसको मिलनी चाहिए। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, और ये दोनों सिटीजन और नॉन सिटीजन सबको अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये काफी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइमली ट्रीटमेंट, कस्टडी में किसी की हरासमेंट ना हो, पुलिस कस्टडी में मेडिकल एड जो है टाइमली मिले, किसी जो प्रिजनर्स हैं, इवन जो जेल में रहते हैं कैदी प्रिजनर्स, उनको भी सारी बेसिक नेसेसिटीज मिले। तो ये बहुत सारी, पब्लिक हैंगिंग किसी की ना हो कि ना खुलेआम किसी, जैसे पहले होता था मूवी में दिखाते थे चौराहे पे वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। आर्टिकल 21 बहुत बहुत वाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आर्टिकल 21A आया। ठीक है, ये आया कैसे, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 का। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 का, उसके थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें है क्या कि द स्टेट, क्या है इसमें, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, किस एज ग्रुप में, 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में, इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। ठीक है, हम इसको डीपीएसपी में भी और पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसके बारे में कि फ्री एजुकेशन के बारे में सरकार क्या क्या कहती है। और ये 86 अमेंडमेंट 2002 की वजह से हुआ था। 1993 में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन जो है वो राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इसी वजह से फिर 86 अमेंडमेंट लाके राइट टू एजुकेशन को 6 से 14 ईयर्स के लिए के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी। ठीक है, लेकिन स्टेट डिसाइड कर सकती है वो उनको किस तरह से उनको एजुकेशन देनी है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक
जो है एक फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 21A में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। कई बार ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछी जा सकती है कि आर्टिकल 21A कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आते हैं आर्टिकल 22 पे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, कि अपनी मर्जी नहीं है, पुलिस की जिस मर्जी को अरेस्ट करके दे सकते हैं। अब इसमें देखिए, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है कि किसी ने कुछ क्राइम किया, उसको कोर्ट में पेश किया गया, बकायदा ट्रायल हुआ और फिर उसको जो भी सजा सुनाई गई, ठीक है, उसके बाद जो उसको सजा मिल रही है वो प्यूनिटिव डिटेंशन होती है कि कोर्ट ने कहा इसको 3 महीने के लिए बंद कर दो, तो वो जो 3 महीने के लिए बंद किया जा रहा है दैट कम्स अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन। और अभी हम देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन अलग है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी अरेस्ट के लिए, ठीक है, ऑर्डिनरी अरेस्ट अगर हो तो क्या 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 किसी के पास राइट्स हैं। सबसे पहला, उसको रीजन बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर अरेस्ट। फिर आपने ये सब मूवीज में भी देखा होगा कि उसके पास हक होता है कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। फिर 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उसको एक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना होता है। जब तक अगर मजिस्ट्रेट कह देगा नहीं आपके ग्राउंड्स जो आप अरेस्ट कर रहे हो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, तो उसको इमीडिएटली रिलीज करो। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि भाई नहीं वैलिड ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया है, तो वो कर सकता है। यानी कि देखो उसमें फोर्थ में क्या लिखा है कि नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो पुलिस 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती किसी को बिना परमिशन के फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट। तो 4 पॉइंट्स हो गए इसमें ऑर्डिनरी अरेस्ट के लिए। ऑर्डिनरी अरेस्ट के लिए कि एक तो उसको रीजन बताना है, उसको अपना लॉयर को वो कंसल्ट कर सकता है, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना है। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज नहीं किया तो उसको इमीडिएटली छोड़ना है 24 घंटे के बाद। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट करना, जैसे कहते हैं ना कि डेंगू को प्रिवेंट कैसे करते हैं कि पानी को इकट्ठा ना होने दो पॉट्स में या कहीं पे भी ओपन एरियाज में, ताकि वो हो ही ना। तो ऐसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन से नाम से पता चल रहा है कि क्राइम हुआ नहीं है, लेकिन किसी को शक की बिना पे ऑन द बेसिस ऑफ डाउट कि ये बंदा कर सकता है कोई क्राइम, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। काफी खतरनाक है देखा जाए तो ये जो है जो हमारे पास ये प्रोविजन है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। कहते हैं दिस अलाउज अरेस्ट बिफोर अ क्राइम इज कमिटेड टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग हार्मफुल टू सोसाइटी और फॉर नेशनल इंटरेस्ट। ये काफी खतरनाक है, देखिए नाम से पता चल रहा है आपको। लेकिन इसमें क्या क्या कंडीशन है? एक तो विदाउट ट्रायल, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी को कर लिया तो उसके पास ये हक नहीं है जो यहाँ वाले हक है। उसको बिना ट्रायल के 3 महीने मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स के लिए उसको रखा जा सकता है, ठीक है। अगर 3 मंथ्स के बियॉन्ड एक्सटेंशन करनी है तो एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड में हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, उनका अप्रूवल चाहिए। लेकिन मतलब 3 महीने तक तो आप सोचो पुलिस रख सकती है। फिर उसको ये बताना जरूरी है कि आपको क्यों हमने डिटेन किया प्रिवेंटिव डिटेंशन में, लेकिन ये बताना जरूरी नहीं है कि कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट थ्रेटन हो रहा है, ठीक है ये, लेकिन उसको रीजन बताना जरूरी है कि हाँ आपको क्यों किया जा रहा है। लेकिन फैक्ट्स कौन से हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो डिस्क्लोज मत करो। और उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दे सके। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है। इसमें मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स के लिए विदाउट ट्रायल रख सकते हैं किसी को। और इसमें देखिए इसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट से इस पीरियड को ना 3 महीने के पीरियड को 2 मंथ्स कर दिया गया था, लेकिन वो इनटू फोर्स नहीं आया, तो इसलिए अभी भी ये 3 मंथ्स का ही है। तो आप सोचिए किसी को 3 महीने जेल में पकड़ के बैठ जाओ बिना किसी मजिस्ट्रेट के आगे पेश किए, ठीक है, लेकिन 3 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड के पास एक्सटेंशन अगर चाहिए तो उसके एडवाइजरी बोर्ड के पास जाना होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने की जरूरी है। क्या क्या? एक तो पार्लियामेंट जो है वो ये बता सकता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस है, किस तरह के केसेस जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में कवर किए जा सकते हैं। क्या मैक्सिमम पीरियड होगा जिसके लिए किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम पकड़ के रख सकते हैं, और एडवाइजरी बोर्ड जो है उसका भी क्या कोई प्रोसीजर है जिसको वो फॉलो करेगा, ये सब पार्लियामेंट बता सकता है। तो ये अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है किस बारे में, कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रीजंस किस किस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जहां पे इन्वॉल्व है, वहां पे पार्लियामेंट ही बनाएगा कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ। जहां पे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जहां पे डिफेंस,
फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये जहां पे कंसर्न्स होंगे वहां पे सिर्फ पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो कोई लॉ बना सकता है। फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों एक साथ कंकरेंटली बना सकते हैं अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब जो स्टेट्स हैं हमारी, पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए, या फिर सप्लाईज और सर्विसेज जो कि कम्युनिटी के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है। कोई अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है, वो उसकी सप्लाई में कोई बाधा डाल रहा है जानबूझकर, हमें पता है कि वो बाधा डालेगा, ठीक है, तो ये सर ये एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल सप्लाई है मेडिसिन, ये सबसे। तो बेसिकली आपको याद रखना है, तीन चीजों के लिए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है। अदरवाइज जो है मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए दोनों के पास है, पार्लियामेंट के पास भी है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी। हमने आपने काफी कुछ सुना होगा, आपने टाडा, पोटा, ये सब सुना होगा आपने। तो काफी सारे एक्ट्स भी हम लोगों ने, इंडिया ने बनाए थे, ठीक है, और उनको रिपील भी कर लिया गया काफियों को, कि जैसे ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग मना है, ठीक है, वो सब प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। मैंने बताया ना, कोई मेडिसिन को ही वो करके बैठ गया तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है उस बंदे की, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना करे एसेंशियल सप्लाईज की, एसेंशियल कमोडिटीज की। इसी तरह से जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है किसी की, क्योंकि हमें पता है कि वो ये काम करने वाला है, फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया था, पोटा, उसको रिपील कर लिया गया था बाद में। इस तरह से काफी सारे एक्ट्स आए थे, बट ये हमारी कंट्री में ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा लिखा गया है, जबकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो क्लॉज है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम दोबारा 2021, 21 है, 22 कर लेते हैं। 20 में क्या है, नाम जरूर याद रखना है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तीन बातें जो याद रखनी है वो यही है कि एक्सपोज फैक्टो लॉ नहीं है, पुरानी डेट से नहीं। फिर उसी ऑफेंस के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं, और उसी अपना सबूत जो है खुद के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। फिर आर्टिकल 21 जो कि बहुत ही वाइड है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें किसी की आप लाइफ नहीं ले सकते, पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये बहुत वाइड है, इसमें आप सब कुछ लेके आ सकते हो, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू गुड एनवायरनमेंट, राइट टू लीगल एड, राइट टू शेल्टर, ठीक है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू लाइवलीहुड, ये सब। फिर 21A आया, उसमें बात हुई किसकी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन जिनकी एज है 6 to 14, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आया था। फिर आर्टिकल 22 जिसमें नॉन ऑर्डिनरी अरेस्ट के लिए 4 कंडीशंस दिए हुए हैं कि इन्फॉर्म करो रीजंस क्या है, डिफेंड करने के लिए अपने आप को वो कंसल्ट कर सकता है लॉयर को, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं कर रहा तो उसको रिलीज किया जाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन स्पेशल है, इसमें क्या है कि 3 महीने तक उसको विदाउट ट्रायल रख सकते हैं। ये बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट या अगर लगता है कि कुछ हार्मफुल करने वाला है तो कर सकते हैं, विदाउट ट्रायल, सोचो, बिना उसको मतलब कोर्ट में पेश किए 3 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर 3 मंथ्स के बियॉन्ड करना है तो एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। 44th अमेंडमेंट ने इसको 2 मंथ्स किया था, बट वो इनटू फोर्स नहीं आया है। डिटेंशन के ग्राउंड्स क्या है उसको बताने होंगे, लेकिन किस वजह से हमें लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट थ्रेटन हो रहा है, मतलब पुलिस वालों को लग रहा है, वो नहीं बताने की जरूरत है। एंड डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ भैया मैं तो बेगुनाह हूं, आपको ऐसे लग रहा है। फिर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो किसी पर्टिकुलर तरह के केसेस जो हैं वो बता सकता है कि ये इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं हम, किस तरह का कितना मैक्सिमम पीरियड होगा जिसमें उसको डिटेन कर सकते हैं, एडवाइजरी बोर्ड क्या प्रोसीजर फॉलो करे वो भी बता सकता है। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास कि अगर उसको कोई भी लॉ बनाना है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, किन रीजंस की वजह से, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स करंटली बना सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू दी कम्युनिटी। तो अभी ये हमारा राइट टू फ्रीडम जो है वो अब खत्म हो गया है, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। ओके, and please like the video and subscribe to the channel and share it with your friends also. हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हम पार्ट 3 शुरू कर चुके हैं, और लास्ट वीडियोस में हमने पहले राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक वो भी कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन। तो उसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं, एक है आर्टिकल 23 और एक है आर्टिकल
24। तो हम आज इन दोनों आर्टिकल्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 23 जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो ये कोटेड है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा है। क्या है वो? प्रोहिबिशन। पहले आर्टिकल 23 वैसे इसका सब्जेक्ट क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर, तो इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले क्या बोलते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर। बेगर कहते हैं कि लोग, बेगार भी कहते हैं, ठीक है, बिना पगार के, ठीक है, बेसिकली बिना सैलरी के, बिना पे के, तो बेगार। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड and any contravention of this provision shall be an offense which is punishable in accordance with law। तो देखिए वो कितनी इंपॉर्टेंट बात की है, इसको डिटेल में भी हम बात करेंगे। तो ट्रैफिक क्या होता है? बेसिकली ट्रैफिक इज लाइक कमोडिटी की तरह, किसी ऑब्जेक्ट की तरह बेचना खरीदना। तो ह्यूमन बींग्स को बेचा खरीदा नहीं जा सकता, जबकि ये अभी भी बहुत ट्रैफिकिंग हो रही है, इंडिया में भी हो रही है और कंट्रीज में भी हो रही है कि वुमेन को, बच्चों को, इवन मेन को, ठीक है, ट्रैफिक किया जाता है। फिर बेगार यानी कि विदाउट पे किसी को काम नहीं करवाया जा सकता, और किसी भी और तरह की भी फोर्स्ड लेबर, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। फोर्स्ड लेबर अभी मैं बताती हूँ क्या होता है। प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है, और अगर कोई इस बात को नहीं मानता तो उसको पनिश किया जा सकता है। इट्स एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सोचते समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या बोला कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस, ठीक है, पब्लिक पर्पसेस के लिए। लेकिन, ठीक है, देखिए क्या लिखे, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। लेकिन उन्होंने क्या साथ में कहा? एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली। वर्ड ओनली फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 14 में भी बताया था, आर्टिकल 15 में इनफैक्ट बताया था, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। तो ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट का है या क्लास का है या जेंडर का है या रेस का है तो हाँ उनको तो भेज दो आगे, ठीक है, लेकिन और चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है, ठीक है। जैसे सपोज करिए, पहले इसको आगे देखते हैं, हमने आगे इसमें क्या हम कह रहे हैं, इसका दोबारा से एक बार इसको पूरा देख लीजिए कि क्या कहता है कि ट्रैफिक जो है ह्यूमन बींग्स का मना है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। बेगार और फोर्स्ड लेबर भी मना है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और फोर्स्ड लेबर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। जो रेड में है, जो चीजें रेड में हाईलाइटेड है, उनको वर्ड्स को ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस एक है, तो वो एक ऑफेंस जो है पनिशेबल है। फिर दूसरा, स्टेट जो है इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस पब्लिक पर्पसेस के लिए, लेकिन अगर ऐसा होता है, करना पड़ता है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास की वजह से नहीं की जाएगी। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग क्या है। कहते हैं कि एक तो ह्यूमन ट्रैफिक को प्रोहिबिट करता है, यानी कि बाइंग और सेलिंग मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, उनको चीजों की तरह खरीद फरोख्त नहीं कर सकते उनकी। इमोरल ट्रैफिक जो है वुमेन और चिल्ड्रन की, ठीक है, इवन देवदासीज का जो सिस्टम था, स्लेवरी का जो सिस्टम था, प्रोस्टिट्यूशन जो होती है, सब मना है देखा जाए तो। उसके आगे, उसके तहत इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 को भी लागू किया गया था। तो ये सर बहुत सारी जो चीजें हैं जो ट्रैफिकिंग को रोकती हैं वो सब इसी आर्टिकल के अंडर जो है वो बनाई गई हैं। प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, कोई भी चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, उनको नहीं करना। फिर देवदासीज का सिस्टम, स्लेवरी का सिस्टम, ये भी नहीं। बेगार का मतलब मैंने आपको बताया विदाउट एनी पेमेंट जब किसी को किया जाता है, ठीक है। आपने सबने पुरानी मूवीज भी देखी होंगी जिसमें बहुत सारी जगह आपने देखते थे कि जमींदार जो थे वो किसी को लोन देते थे, कहीं भी अंगूठा लगवा लेते थे। और दिलीप कुमार की और इन सब की पुरानी मूवीज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मूवीज में ऐसा दिखाया गया है, और ये होता भी था इंडिया में कि कुछ लोन दिया, पैसा दिया और फिर उनसे कहीं पे अंगूठा लगवा लिया, और फिर वो उसका इंटरेस्ट ही भरे जा रहे हैं, प्रिंसिपल पे तो आ ही नहीं रहे और उनको कुछ पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो विदाउट एनी पेमेंट उनसे काम करवाए जा रहे हैं। फोर्स्ड लेबर, फोर्स का मतलब फोर्स यूज करके, बल यूज करके, बल का प्रयोग करके, फोर्स का प्रयोग करके, मतलब बीइंग मेड टू वर्क अगेंस्ट योर विल इवन विद लो पे और नो पे, चाहे बहुत कम पैसा दो चाहे कम पे। और इसमें जो ये रीजंस है ना अगेंस्ट योर विल, इसका मतलब खाली ये नहीं है कि आपने मतलब उसको डरा धमका के गन पॉइंट पे, चाकू की नोक पे उससे काम करवाए, बल्कि उसके इकोनॉमिक कंडीशंस का भी अगर फायदा उठाते हैं कि उसको इतना मजबूर कर दिया गया इकोनॉमिकली कि उसको करना ही पड़ेगा फोर्स लेबर, तो ये भी आर्टिकल 24 में
आर्टिकल 23 में प्रोहिबिटेड है, हम आर्टिकल 23 पढ़ रहे हैं अभी। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। ठीक है, ये नहीं है कि हमारी कंट्री में किसी और कंट्री का बंदा आया तो चलो जी इसकी ट्रैफिकिंग कर दो, ठीक है, इससे फोर्थ लेबर करा दो, नो। ठीक है, इट इज प्रोहिबिटेड, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, फोर्थ लेबर, बेगार, इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। फिर ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट अगर ऐसा काम कर रही है तो स्टेट तो ऐसा काम करेगी ही नहीं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इंडिविजुअल्स जो है, बहुत सारे लोग पैसे के लालच में और ये सब में ट्रैफिकिंग में पड़ते हैं, तो ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है। तो किसी को कोर्ट ले जाया जा सकता है कि वो ही काम कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते होंगे तो भी दिखाते हैं कि कितने सारे ये सब काम हो रहे हैं। फिर ये पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है हार्श पनिशमेंट से, लेकिन जो राइटर था इसका सेकंड पार्ट क्या था, कि स्टेट इंपोज कर सकती है कंपलसरी सर्विस। मिलिट्री इमरजेंसी हो गई, आर्मी में लोग चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने कहा था डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ग्राउंड्स पे, कौन से, रेस, रिलीजन, कास्ट, रेस, इन सब पे, लेकिन वो एज के बेसिस पे तो कर सकते हैं। अब वो 70 साल के बंदे को तो नहीं कहेंगे जाके मिलिट्री सर्विस करो, ठीक है, लेकिन हो सकता है 25 साल के बंदे को कहें। इसी तरह से हो सकता है वो जेंडर के बेसिस पे ना कहे, वुमेन को ना कहे जाके बॉर्डर पे लड़ो, लेकिन मेन को कह सकते हैं, तो वहां डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। मोर फिट लोगों को कह सकते हैं, लेस फिट को मना कर सकते हैं, तो वहां डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, बट रिलीजन पे, कास्ट पे, रेस पे, इन पे नहीं करेंगे। तो मिलिट्री सर्विस की जरूरत पड़ जाए अगर देश को, ठीक है, या किसी सोशल सर्विस की भी जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो सोशल सर्विस में मेन एंड वुमेन को इक्वली वो कर सकते हैं, बल्कि हो सकता है वुमेन को ज्यादा प्रेफर करें अगर वो कुछ इस तरह का सोशल वर्क का काम है कि वो वुमेन के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, इन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेट इंपोज कर सकती है कंपलसरी सर्विस बिना पे के भी, विदाउट पे भी। ओके, विदाउट पे भी गवर्नमेंट कह सकती है कि आप मिलिट्री सर्विस करो या सोशल सर्विस करो। इसी के तहत, इसी में ही आर्टिकल 23 के तहत बहुत सारे वो बने हैं, जैसे इसमें कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन, बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश करना था तो 1976 में बना है। मिनिमम वेजेस एक्ट, क्योंकि कई जगह देखा गया कि पेमेंट ही नहीं देते, अगर पेमेंट ही नहीं दे रहे तो बंदे को फिर वो क्या, तो उसमें इन्होंने मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है कि उससे कम वेज तो मिलेगी ही नहीं किसी को। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ भी बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। ठीक है, किसी को पैसे कम दे रहे हैं, किसी को अगेंस्ट देयर विल काम करवा रहे हैं, तो ये सब जो है ये आर्टिकल 23 में कवर होगा। आर्टिकल 23 क्या क्या कहता है, पहला कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है, कॉन्ट्रावेशन पनिशेबल है। दूसरा, स्टेट इंपोज कर सकती है कंपलसरी सर्विस, मिलिट्री के लिए, सोशल सर्विस के लिए कर सकती है। ये हो गया आर्टिकल हमारा 23। अब हम आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ही आर्टिकल 24। इसमें क्या कहते हैं, इसको भी ध्यान से देखते हैं। कहते हैं कि ये बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है, कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वहां पे क्या वर्ड था, फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, बेगार, ट्रैफिकिंग। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि आप उन किसी को नौकरी पे रख रहे हो, यहाँ पे मतलब कम पैसा वगैरह की बात नहीं हो रही। कई बार दोनों चीजें होती हैं कि बच्चों को मतलब रखा हुआ है काम पे और उनको पैसा भी कम दे रहे हैं, फोर्स लेबर भी करा रहे हैं, तो दोनों चीज हो सकती है। तो स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए एक स्पेशली अलग क्लॉज बनाया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। क्या कहते हैं कहते क्या इस आर्टिकल में, नो चाइल्ड below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment, जो नुकसान कर सकती है, hazardous employment। तो देखिए 14 ईयर्स से ऊपर वालों को उन्होंने उसके बारे में नहीं बात की, लेकिन 14 से नीचे वालों की बात की है कि अगर कोई बच्चा 14 ईयर्स से कम का है, ठीक है, तो उसको आप किसी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। ठीक है, फैक्ट्री में क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, उनको चोट लग सकती है, बहुत खतरनाक मशीन होती हैं। माइंस माइंस तो आप सोचिए ना, ग्राउंड के अंदर जाना है, ठीक है, खदानों में, तो वो कितना डेंजरस है। इसी तरह से किसी भी तरह की हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ने देखिए वो सबको पता है, बहुत फेमस हुआ है तमिलनाडु में जो क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स जो बनते हैं, जो फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री है वहां पे तमिलनाडु में, शिवासाकी में, वहां पे कितने सारे बच्चों को करते हैं। इवन बीड़ी बीड़ी जो होती है, क्योंकि बीड़ी बनाने के लिए बहुत सॉफ्ट फिंगर्स चाहिए, निम्बल एकदम, तो उसमें कितने सारे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है, छोटे बच्चों को। कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है किसी भी, ये सब हैजार्डस है, ठीक है, कारपेट बनाना इट्स वेरी हैजार्डस,
ठीक है? उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से माइन्स में, फैक्ट्रीज़ में, फायर क्रैकर्स और भी बड़े तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चों को एम्प्लॉय कर लिया जाता है इल्लीगली। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि किसी भी बच्चा जो कि 14 ईयर्स से छोटा है, उसको किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, किसी भी हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं एम्प्लॉय किया जाएगा। एंड उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री है तमिलनाडु में, शिवासाकी में। वहाँ पे अभी थोड़ा टाइम पहले, कुछ साल पहले आग भी लग गई थी वहाँ पे किसी फैक्ट्री में, काफी न्यूज में रही थी वो जगह। इसी तरह कारपेट वीविंग इंडस्ट्री में काफी बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है, बीडी इंडस्ट्री में, और भी ऐसे बहुत तरह की इंडस्ट्री है। बट कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी नहीं होता। इसी के तहत बहुत सारे एक्ट्स भी बने, जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, ये पुराना है। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है। फिर इसी में 2005 में एक आया कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसमें क्या है कि नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कमीशन बना दिए गए, जिनका काम क्या है कि वो चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, है ना? चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। 2006 में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो टी स्टॉल्स पे लगा देते हैं, रेस्टोरेंट्स में लगा देते हैं, और भी मतलब जगह जगह जो है ये हमारे उसमें इंडिया में 14 ईयर से छोटे बच्चों को लगाए थे, तो वो सब भी कंप्लीटली बैन किया। इसलिए जितनी देखिए छोटे टाउन्स में, विलेजेस में तो हो सकता है अभी भी काम कर रहे हो, लेकिन आप बड़े उसमें सिटीज, जो मेट्रो सिटीज है, वहां नहीं देखेंगे कि किसी रेस्टोरेंट में 14 साल से छोटा का बच्चा वेटर बन के काम कर रहा है। नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली बैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाया हुआ है। तो ये किसी को भी पनिश किया जा सकता है इस बेसिस पे। तो दोबारा से देख लेते हैं ये एक्ट हम। आर्टिकल 24, 23 में हमने बात क्या की थी कि उसमें फोर्स्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, बेगार को मना किया था, लेकिन स्टेट इंपोज कर सकती है। आर्टिकल 24 में बच्चों की बात हो रही है स्पेसिफिकली, उसमें बच्चों की भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है कि उनको नहीं करा जा सकता ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों की, वुमेन की, मैन की, किसी भी ह्यूमन बींग की नहीं कराई जा सकती। इसमें खास तौर पर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन की, जो कि 14 ईयर्स से बिलो है, और वो किसी भी फैक्ट्री, किसी भी माइन, किसी भी तरह की नुकसान, हैजार्डस, जो उनको खतरा हो सकता है जिनसे, उस तरह के एम्प्लॉयमेंट में उनको नहीं कर सकते। उसी के तहत बहुत सारे एक्ट्स बने हैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2005 में ये एक आया था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसमें उन्होंने क्या बोला कि नेशनल लेवल पे भी कमीशन बनाओ, स्टेट लेवल पे भी, सभी स्टेट लेवल पे भी कमीशन बनाओ, जो कि प्रोटेक्शन करेंगे किसकी? चिल्ड्रन के राइट्स की, चिल्ड्रन के राइट्स की। फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए ये भी बोल दिया था कि जो बच्चे हैं उनको, चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स, ठीक है, उनको कहीं भी टी स्टॉल, किसी भी रेस्टोरेंट में, शॉप्स में, ठीक है, इन सब में कहीं पे भी नहीं उनको एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ये बैंड है। ये इसलिए भी किया गया ताकि देखिए गवर्नमेंट इतनी सारी एजुकेशन की पॉलिसी चला रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, मिड डे मील स्कीम भी दे रही है, और इधर लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट को बैन नहीं करेंगे तो जो गरीब बंदा है वो तो अपने बच्चे को कहेगा ना जाके दुकान पे काम कर। तो गवर्नमेंट को पैरेलली बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, ताकि ये, इसलिए ये सब एक्ट्स लेके आते हैं। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, कि एक तरफ तो गवर्नमेंट पढ़ाने के लिए कह रही है, फ्री दे रही है, फ्री यूनिफॉर्म दे रही है, फ्री बुक्स दे रही है, मिड डे मील स्कीम भी दे रही है ताकि बच्चे स्कूल आए, ड्रॉप आउट ना हो, और एक तरफ बच्चों को अगर पैसा मिलने लग जाएगा तो बच्चों को किसी भी कारण की वजह से, इकोनॉमिक, उनके पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, मतलब वो ना रहे कि हाँ उनको काम करना पड़ रहा है। 14 ईयर्स के छोटे बच्चों को इस तरह की एम्प्लॉयमेंट शॉप्स में, टी स्टॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में और कहीं पे भी ऐसे नहीं देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये 23 एंड 24 देखिए, शोषण नहीं करा जा सकता, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत बहुत सारे एक्ट्स भी बने हैं। तो अभी के लिए इतना ही। कल फिर हम आगे राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन प्लीज आप सबको से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करिए, जो लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे जिनको शौक है नॉलेज गेन करने का, ठीक है, आगे जिनको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है उनके साथ। और वीडियो को लाइक भी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ मीनिंग ऐड कर पा रही हूँ, कुछ नॉलेज दे पा रही हूँ, तो प्लीज उसको लाइक भी जरूर करिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तक कर लिया था, आर्टिकल 24 तक। अब हम करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहाँ से कहाँ है? ये है आर्टिकल 25 से लेके 28 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने 24 तक कर लिया है।
अब हम करेंगे 25 से 28, जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें 25 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 और आर्टिकल नंबर 28 हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये राइट इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उनको क्यों लगा कि इस राइट को, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंक्लूड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि हमारी कंट्री जो है वो रिलीजियसली बहुत ज्यादा डाइवर्स है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ तो देवी देवता ही करोड़ों तरह के, हम देवी देवता को ही मानते हैं। फिर इसके सिवा और भी लोग थे, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, बुद्धिस्ट थे, जैन्स थे और क्रिश्चियंस भी थे। तो बहुत तरह की रिलीजियस डाइवर्सिटी थी हमारी कंट्री में। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को क्या जरूरत थी कि एक तो इंडिविजुअल बिलीफ खराब ना हो, हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, अगर कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तो उसको फोर्स ना किया जाए कि आप ये। एंड वैसे भी हमने प्रियम्बल में देखा है कि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, जिसका कोई अपना रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन्स को इक्वली देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब प्रियम्बल तो बना ही चुके थे, तो उनको ये जरूरी था कि इंडिविजुअल बिलीफ को प्रोटेक्ट किया जाए, किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन के साथ, किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन ना हो, किसी भी रिलीजन की डोमिनेशन ना हो। मतलब कि ये नहीं है कि मतलब हिंदूज जो है अगर ज्यादा है नंबर तो वो मुस्लिम्स के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा है कि हमारे आर्टिकल 15 में भी क्या बोला है कि रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कि आप इस रिलीजन के तो आप इस होटल में नहीं आ सकते या आप इस पार्क में नहीं आ सकते, पब्लिक पार्क में, ये सब मना है, क्लियरली मना है। तो ताकि कोई भी जो रिलीजन है वो दूसरे पे डोमिनेट ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक सेकुलर डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करती। क्योंकि अगर स्टेट ही एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करने लग गई तो सेक्युलरिज्म का तो मीनिंग ही खत्म हो गया। क्योंकि सेक्युलरिज्म का तो मीनिंग है कि सब सारे रिलीजन बराबर है स्टेट के लिए। ठीक है, स्टेट को ये मनाही नहीं है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कुछ काम नहीं कर सकती। ठीक है, काम कर सकती है, लेकिन वो सारे रिलीजन को इक्वल देखती है। ओके, ताजमहल को भी मेंटेन किया जाता है। ओके, एंड लेकिन कुंभ मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट। तो ये चीज हमें जरूरी लगी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कि हमें इंडिविजुअल बिलीव करनी। तो अब आर्टिकल्स पे आते हैं, सीधा आते हैं आर्टिकल नंबर 25 पे। आर्टिकल नंबर 25 क्या कह रहा है, फ्रीडम ऑफ कंशाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें देखिए 4 टर्म्स यूज हो रही हैं, क्या क्या, कंशाइंस, फ्रीडम किसकी, कंशाइंस की, फ्रीडम किसकी, प्रोफेशन की। प्रोफेशन मतलब यहाँ पे वो वाला प्रोफेशन नहीं, जॉब वाला नहीं, कोई चीज को प्रोफेस करना। फिर प्रैक्टिस की एंड फिर प्रोपेगेशन की। 4 टर्म्स यूज हो रहे हैं आर्टिकल 25 में, कंशाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कंशाइंस क्या है। फ्रीडम ऑफ कंशाइंस का मतलब होता है कि मेरा अंदर से क्या मन है, मेरा सोल कनेक्शन किस रिलीजन के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लो मुझे फील ही नहीं होता कि कोई पावर एग्जिस्ट करती है, तो ये मेरी चॉइस है, मैं किसी भी रिलीजन में ना मानूं, किसी भी पावर में ना मानूं। लेकिन चाहे मैं बॉर्न हिंदू फैमिली में हूं, लेकिन अगर मेरा झुकाव या मेरा इंटरेस्ट या मेरा सोल कनेक्शन क्रिश्चियनिटी के साथ हो रहा है तो वो हो सकता है। तो ये मेरे अंदर, मेरी सोल क्या कह रही है, ठीक है, कि मैं किसी भी रिलीजन में, इंडिविजुअल को कोई मनाही नहीं है, वो किसी भी रिलीजन में मान सकता है, चाहे ना भी माने, चाहे ना भी। इनर फ्रीडम की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, कि सोल कनेक्शन मतलब इनर फ्रीडम, कि मेरे पास अंदर अपनी चॉइस है, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। मेरे पास इनर फ्रीडम है कि मुझे किस किस पावर के साथ कनेक्ट होना है या नहीं होना है। दैट इज माई ओन चॉइस, फ्रीडम ऑफ कंशाइंस, अंतर्मन की, मेरे सोल की क्या चॉइस है। फिर बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन का मतलब है राइट टू प्रोफेस, राइट टू डिक्लेयर। बेसिकली द वर्ड इज डिक्लेयर, कि आप अपना जो अपने जो रिलीजन के बिलीफ्स हैं, फेथ हैं, उसको ओपनली डिक्लेयर कर सके। आप अपने रिलीजन के बिलीव्स, जो भी आपके बिलीव्स है रिलीजन के, उसका जो फेथ है वो आप ओपन क्लियर कर सकते हो। आपको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है कि मैं इस रिलीजन का हूं या मैं इस रिलीजन की हूं। फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब आप रिलीजियस रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप टर्बन, अब सिख हैं वो टर्बन पहनते हैं, क्रिश्चियन है वो क्रॉसेस पहनते हैं, ठीक है, इवन किरपान रखी जाती है, सिख जो है वो किरपान भी रखते हैं, राइट, किरपान रखते हैं। तो उनको ये सब अलाउड है, क्योंकि ये उनके रिलीजियस रिचुअल्स है, ये उनके सिंबल्स हैं, तो वो करना भी अलाउड है, इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर प्रोपेगेट करना मतलब फैलाना,
आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को पीसफुली फैला सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, शिव पुराण पढ़ा रहे हैं, ठीक है? शिव पुराण के एक-एक वर्ड्स का एक-एक उसका मीनिंग, एक-एक लाइन का मीनिंग समझा रहे हैं, सारी स्टोरीज़ बता रहे हैं, हनुमान जी के बारे में स्टोरीज़ बता रहे हैं, क्रिश्चियंस अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं, मुस्लिम्स अपनी बता रहे हैं। तो हर रिलिजन को चॉइस है कि वो ये जितनी भी आर्टिकल 25 में तो जितने भी हम फ्रीडम्स की बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स की बात हो रही है, ठीक है? ये किसी ग्रुप के पास नहीं है, ये इंडिविजुअल के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये सारी फ्रीडम इंडिविजुअल के पास है, कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मेरे पास चॉइस है, मेरी कंशाइंस, फ्रीडम ऑफ कंशाइंस है मेरे पास कि मैं कौन से रिलीजन को मानूं। चाहे मैं हिंदू अगर हूँ, लेकिन अगर मेरा मन है कि मैं इस्लाम को, मेरा मन कनेक्ट हो रहा है तो मैं इस्लाम को फॉलो कर सकती हूँ। मैं क्रिश्चियनिटी को मेरा मन हो रहा है तो मैं उसको फॉलो कर सकती हूँ। मेरा मन हो रहा है कि कोई भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं नहीं मानूंगी। फिर प्रोफेशन मतलब मैं अपना ओपनली डिक्लेयर कर सकती हूँ। अगर मैं सपोज करो कि मैं मुझे बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट हो रहा है ना, बुद्धिज्म में, तो मैं ओपनली डिक्लेयर कर सकती हूँ भाई, चाहे मैं हिंदू हूँ, कि मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बिलीव करती हूँ। फिर हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपना रिचुअल्स को प्रोपेगेट, मतलब मैं उसको या कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने रिलीजियस बिलीफ पीसफुली, पीसफुली, द वर्ड इज पीसफुली, कोई भी फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब फोर्सिबल कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पास में देखा गया कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज फोर्सिबल कन्वर्ट कर रही हैं, तो वो ठीक नहीं है। अब ये सारी फ्रीडम्स दे दिया इंडिविजुअल को, ये फ्रीडम्स किसको दी हैं, इंडिविजुअल को दी हैं, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट हो सकती हैं, नहीं, ये एब्सोल्यूट, हमेशा आपको पता है फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। ये किसके सब्जेक्ट हैं, वन, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है? अब मान लो प्रैक्टिसेस में कोई कहे जी मुझे तो वो लगाना है, भंडारा लगाना है, ठीक है? लेकिन मैं तो पार्लियामेंट के सामने ही भंडारा लगाऊंगा, तो पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है ना, ठीक है? दैट्स नॉट डन। वो पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मोरालिटी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कि आप कुछ हार्मफुल रिचुअल कर रहे हो, ठीक है? वो भी बैंड होते हैं, ठीक है? वो भी एक तरह से गवर्नमेंट उनको मना कर सकती है। फिर हेल्थ, हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए लोगों के, ठीक है? जैसे कि अगर पब्लिक प्लेसेस पे किसी एनिमल को मारा जाए, तो दैट्स नॉट अलाउड, ठीक है? क्योंकि उससे मतलब माना जाता है कि हेल्थ लोगों की इफेक्ट हो सकती है, इवन फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ इफेक्ट हो सकती हैं। आप कोई बीमारी फैल सकती है, ठीक है? ओपनली ऐसे ही रॉ वो पड़ा है तो एंड ऑल दैट, लेट्स नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। आपको इतना याद रखना है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑल्सो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? अदर प्रोविजन ऑल्सो, ठीक है? तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है जैसे अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी, ठीक है? तो वो अब ये नहीं कह सकते कि वो हमारी प्रैक्टिस है जी, ठीक है? कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी ये नहीं कह सकता, या कोई भी इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता जी कि मैं तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि वो तो हमारी एक रिचुअल है। नो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अदर प्रोविजंस जो हैं, अदर प्रोविजंस भी जो है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए ही इंडिविजुअल अपना जो राइट टू फ्रीडम है, उसको जो कंशाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन की, उसको फॉलो कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद स्टेट को कुछ परमिशन है। क्या परमिशन है, कि वो रेगुलेट कर सकती है या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या कोई भी सेकुलर एक्टिविटी जो कि एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ। वो भी तभी करती है स्टेट, देखो, जब उनको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर के उसमें है, ठीक है? उनको लग रहा है कि कोई धर्म के नाम पे कोई टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? स्टेट को परमिशन है, बट स्टेट तभी करती है जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज स्टेट ऐसे नहीं पड़ती है। फिर प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ द हिंदूज। हमने हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो टेम्पल्स थे वो अपर कास्ट जो थी वो लोअर कास्ट के लिए खोलती ही नहीं थी। तो गवर्नमेंट ये सब भी कर सकती है कि कोई भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक कैरेक्टर की है, उसको सभी क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए खोला जा सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि एक तो आपको चार चीजें याद रख, एक तो ये याद रखना है कि ये इंडिविजुअल्स के लिए है, वन, कि ये इंडिविजुअल के है, ये आर्टिकल 25, 26 में हम देखेंगे ग्रुप्स के लिए, 25 में ये किसके लिए है, ये इंडिविजुअल्स के लिए है। इसमें चार बातें आती हैं कंशाइंस की, कि मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है, प्रोफेशन, कि मैं अपना ओपनली अपना डिक्लेयर कर सकती हूँ कि मैं कौन सा रिलीजन प्रोफेस करती हूँ, प्रैक्टिस, हम रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम अपने रिलीजियस बिलीफ को औरों तक भी उनको बता सकते हैं, वो हम पीसफुली, लेकिन ठीक है? तो ये भी हमें अलाउड है। लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट्स को ध्यान रखते हुए ही हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ये भी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दोनों को है, सिटीज़न और नॉन सिटीज़न सबके लिए अवेलेबल है। अगर कोई बाहर से कोई आ रहा है से ज़ोरास्ट्रियन आ रहा है कोई, ठीक है? उसके अलग रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वो अपने रिलीजियस बिलीफ्स भी प्रैक्टिस कर सकता है, बट यही ध्यान रखना है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। अब आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में देखिए क्या कहते हैं, इसमें ग्रुप की बात कर रहे हैं। कौन से ग्रुप की? जो एक ऐसा ग्रुप जो कि एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, जो कि एक ही सिस्टम ऑफ बिलीफ में ट्रस्ट करता है। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि एक ही सिस्टम ऑफ बिलीफ में विश्वास रखता है, और उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नेम भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, उस कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने नेम भी दिया हुआ है। जैसे आपने बहुत सारे सुने होंगे, ठीक है? एसजीपीसी सुना होगा आपने, ठीक है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है? ऐसे ही आपने रामकृष्ण मिशन का नाम सुना है, ठीक है? रामकृष्ण मिशन का नाम सुना है आपने। तो ये जो क्या है, ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है? जो कि एक रिलीजन में विश्वास रखते हैं, रिलीजियस रिलीजियस उस पर्पस के लिए ये बनाया गया, चैरिटेबल पर्पस के लिए भी कई बार होता है। तो सबसे पहले से आर्टिकल 26 में क्या बात करते हैं? राइट है, किसका राइट है? कि एस्टैब्लिश कर सके, बना सके और मेंटेन भी कर सके इंस्टीट्यूशंस। किस पर्पस के लिए? रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। कोई भी आप गुरुद्वारा खोल सकते हैं, कोई भी टेंपल खोल सकते हैं, अब कोई इंडिविजुअल तो नहीं ऐसे खोल रहा है, तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो मिलके करते हैं ऐसे, ठीक है? आपको राइट टू फ्रीडम है ग्रुप्स को, या ग्रुप्स के भी एक सब ग्रुप्स को, कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशन रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि वो जो है वो अपने जो ये जो खोला है इन्होंने इंस्टीट्यूशन, ये जो इंस्टीट्यूशन खोला है, अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होगी, डे टू डे 50 काम होंगे इसके, ठीक है? कभी इसकी मतलब किसी को लगाना है कि सफाई करनी है, कभी इसको लगाना है कि कुछ हमें इसकी उसमें खरीदारी करनी है, वहाँ के कर्टन्स बदलने हैं, वहाँ के कारपेट्स बदलने हैं, या वहाँ पे हमें भंडारा करना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इन ये जो इंस्टीट्यूशन है, इनको अलाउड है कि ये खुद अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, दे कैन मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। फिर इस तरह की जो ग्रुप्स हैं, उनको ये भी अलाउ है कि वो ओन और एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल, अब हमें सपोज करो रोटी मेकर चाहिए, ठीक है? बड़ा सा गुरुद्वारा है, वहां पे लंगर लगता है जी हर दूसरे दिन, तो मूवेबल उसमें रोटी मेकर चाहिए, ठीक है? बर्तन चाहिए, बहुत सारे बर्तन चाहिए, ठीक है? बहुत सारा अनाज चाहिए, तो वो सब खरीदा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती, लैंड भी खरीद सकते हैं, ठीक है? कि उन्होंने लैंड खरीद के एक नया गुरुद्वारा बना दिया, या उसको एडजॉइनिंग प्लॉट खरीदा और उसको एक्सपैंड कर दिया उस गुरुद्वारे को या उस मंदिर को, तो उनको राइट है कि वो ओन एंड एक्वायर भी कर सकते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर की है, उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये नहीं कि उस पर कोई इलीगल काम करा जाएगा, नहीं। रिलीजन के नाम पे कोई इलीगल नहीं, इन्हीं पर्पसेस के लिए जिसके लिए वो खोला गया है, उसमें वो कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अब आपने देखा होगा बहुत सारे सिक्स हैं, आगे हम देखेंगे कि इवन खालसा स्कूल वगैरह भी होते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है? क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के लिए स्कूल होते हैं, क्रिश्चियंस के लिए अपनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिश्चियंस के लिए अपनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सिख्स की अपनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदूज की भी हैं, अब बहुत सारी ऐसे, लेकिन उनका पर्पस रिलीजियस मेन रिलीजन होना चाहिए, एंड चैरिटेबल भी हो सकता है। तो दोबारा से देख लेते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, उसके अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और ये याद रखना है कि ये ग्रुप के लिए होता है। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल की बात कर रहा है, आर्टिकल 26 ग्रुप ऑफ बिलीविंग इन पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीजियस फेथ में, ठीक है? इसमें भी वही है एक चीज। अब ये नहीं है कि जो ग्रुप है ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ को वो करे, इसमें अदर फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं पब्लिक ऑर्डर की, मोरालिटी की और हेल्थ की। ये बात जरूर ध्यान में रखने की है। फिर आता है आर्टिकल 27, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या कहते हैं? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। इसको ना बहुत लोग गलत तरह से इंटरप्रेट भी करते हैं, ठीक है? कि मतलब इसको मैंने देखा है बहुत सारे लोग गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी इसकी एक एक्सप्लेनेशन में देती हूँ, ठीक है? क्या है कि अब देखिए हर इंडिविजुअल अलग अलग टैक्सेस पे कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी लग रहा है, कोई पहले वैट वगैरह, मतलब बहुत तरह के टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यानी कि स्टेट जो है, वो कोई टैक्स इस पर्पस के लिए नहीं लगा सकती, टैक्स इस पर्पस के लिए नहीं लगा सकती कि वो जो पैसा आएगा वो रिलीजन पे खर्चा जाएगा।
ठीक है? आपने देखा होगा हम जब इनकम टैक्स देते हैं उसके बाद लास्ट में एक एजुकेशन सेस भी लगता है, ठीक है? एजुकेशन सेस लगता है, ठीक है? इसी तरह से हेल्थ सेस भी लगता है, हेल्थ सेस भी लगता है। लेकिन कभी आपने रिलीजन सेस नहीं देखा होगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है, यानी कि किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए टैक्स पे करे। टैक्स इन अदर वर्ड्स जो मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट के पास पब्लिक मनी जो आ रही है टैक्सेस की फॉर्म में, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो नहीं कर सकती। लेकिन सारे रिलीजन्स के लिए तो कर सकती है, ठीक है? अब ताजमहल भी गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है, राइट? कोई इंपॉर्टेंट अगर क्रिश्चियंस के अगर वो बचे हैं तो उनको भी कर रहा है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं मुगल एम्पायर्स की भी, वो भी गवर्नमेंट अपने पब्लिक मनी से मेंटेन कर रहा है। मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं, इवन हिंदू टेम्पल्स अगर बहुत ओल्ड हैं उनको भी किया जा रहा है। तो ऑल रिलीजन्स के मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक मनी को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के मेंटेनेंस और प्रमोशन के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो स्टेट जो है वो टैक्स रिलीजियस पर्पसेस के लिए इसलिए नहीं लेती है, लेकिन फीस ली जा सकती है। अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज पे लेके जाती है, एक पर्टिकुलर विंडो खुलती है जिस पे लोगों को हज पे लेके जाया जाता है, ठीक है? इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमरनाथ की यात्रा जो है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो वो करवाती है। तो अगर कोई फी लगे तो वो ले सकते हैं। मंदिरों में भी आपने देखा होगा कामाख्या देवी टेम्पल में फी लगती है, आपको पर्टिकुलर लाइन में जाना है तो वीआईपी दर्शन एंड सो ऑन। तो ये सब अलाउड है, दिस इज नॉट अलाउड, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है? अब आप कहेंगे कुंभ मेला में इतना खर्चा हो गया, कितने करोड़ों का खर्चा हो गया, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो वो जो खर्चा कर रही है ना वो रिचुअल्स के लिए नहीं कर रही, वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रही है। जो गवर्नमेंट ने किया वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया उन्होंने, ठीक है? वहां पे बहुत सारे टेंट्स लगे, वो वहां पे बहुत सारी रोड्स बनी, बहुत सारे टॉयलेट्स बने, बहुत सारे वाटर की वेंडिंग मशीन्स बनी, ठीक है? बहुत सारे घाट्स को प्रॉपर किया गया ताकि लोग जब वहां पे नहाने जाएं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी मैन पावर लगाई गई, बहुत सारी पुलिस डिप्लॉय की गई। तो वो इसलिए नहीं कि वो रिचुअल्स पे डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है? और हमने क्या बोला था कि वो सारे रिलीजन्स की प्रमोशन के लिए कर सकती है स्टेट, बट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करती। सेकुलरिज्म भी यही कहता है। कमिंग टू आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? कि आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको ये चीज बोलनी ही बोलनी है। अब आजकल हम तो हमारी कंट्री में बहुत ही इनटॉलरेंट लोग हो गए हैं रिलीजन की बात पे, कि किसी ने वंदे भारत नहीं बोला, किसी ने जय भारत माता की जय नहीं बोला तो पीट दिया। मतलब इतनी बेकार बातें हो रही हैं हमारे देश में, और लोग नहीं समझ रहे हैं कि कई बार रिलीजन के नाम पे हमें बांटा जाता है, ठीक है? एंड हम लार्जर पिक्चर को नहीं देख रहे, जो हमें गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, जो हमें अपने इलेक्टेड मेंबर से पूछना चाहिए, हम वो नहीं पूछ रहे। और हम अपना इतना जीवन का, इतना एक लाइफ मिली है उसको वेस्ट कर रहे हैं रिलीजन की बातें करके। उसने ये नहीं कहा, उसने भारत माता की जय नहीं बोला, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला, व्हाट द हेल इज दिस, ठीक है? नहीं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। अब क्या कहते हैं, कमिंग बैक टू द आर्टिकल, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए कई तरह की इंस्टीट्यूशन होती हैं। एक होती है कंप्लीटली गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है, ठीक है? बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, मिड डे मील स्कीम भी चलती है। वहां पे किसी भी तरीके की रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है? किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती हैं। ये नहीं है कि वहां पे हवन करना सिखा रहे हैं जी, चलो आहुति कैसे देते हैं, यज्ञ कैसे करते हैं, ऑल दैट, नो, नथिंग लाइक। फिर दूसरी इंस्टीट्यूशंस कौन सी होती हैं? वो जो कि स्टेट एडमिनिस्टर कर रही है, लेकिन वो किसी ट्रस्ट के अंदर बनी है, ठीक है? किसी भी ट्रस्ट के अंडर उनको बनाया गया है, तो वहां पे अलाउड है, ठीक है? वहां पे इस तरह के उसमें अलाउड है, ठीक है? इसमें कोई सिक्स का ट्रस्ट हो सकता है, कोई क्रिश्चियंस का हो सकता है, तो वहां पे अलाउड है। फिर इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं जिनको स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है, और फिर चौथे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जहां पे स्टेट्स जो है उनको कुछ एड दे रही है, कुछ पैसा दे रही है किसी फॉर्म में, तो वहां भी अलाउड है। लेकिन इंडिविजुअल के पास चॉइस है, स्टूडेंट्स के पास या उनके गार्जियंस के पास चॉइस है कि वो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, और इंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे कि नहीं करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि उनको अटेंड करना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर कोई सिक्स का स्कूल चल रहा है, ठीक है, वहां पे, या फिर इवन मदरसास चलते हैं जैसे, ठीक है, आपने देखा है मदरसास में, आपने सबको पता है कि जो है
इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, राइट? मदरसास में। तो इस्लाम के बारे में वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो वो अलाउड है। लेकिन जहाँ पे स्टेट रिकॉग्नाइज़ कर रही है इंस्टीट्यूशन को या वो रिसीव कर रहा है एड या फुली मेंटेन्ड है फंडेड है बाय द गवर्नमेंट, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएँगी, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने आगे लिखा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं क्रिश्चियन, मुस्लिम स्कूल, वो दे सकते हैं। जैसे मदरसास में अपने ओन रिलिजन में उनको किया जा सकता है। और जहाँ पे ऑप्शनल है, अलाउड है वॉलंटरी, यहाँ पे स्टूडेंट से गार्जियन से कंसेंट ज़रूरी होता है। तो हमारे 4 जो आर्टिकल हैं 25 से लेके 28 तक हमने कर लिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पहला राइट जो 25 है वो इंडिविजुअल्स को होता है, जिसमें 4 बातें आती हैं: कंशायंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस। फिर आर्टिकल 26 जो कि ग्रुप को अवेलेबल होता है, जिसमें कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, और पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को सब्जेक्ट ध्यान में रखते हुए। फिर आर्टिकल 27 बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम है फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को ये फोर्स नहीं कर सकती स्टेट कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, ठीक है, आप पैसा दें, टैक्स दें, ठीक है? यानी कि स्टेट जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए पब्लिक मनी नहीं खर्च कर सकती, लेकिन वो सारे रिलीजन्स की मेंटेनेंस के लिए खर्च कर सकती है। जैसे हज के लिए भी कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई किसी ट्रस्ट का बना हुआ है, कोई खालसा स्कूल बना हुआ है, कोई मदरसा है, कोई क्रिश्चियंस का प्रॉपर स्कूल है, तो वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन कोई और स्कूल है, कोई और इंस्टीट्यूशन है, कोई और कॉलेज है, कोई और यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट मेंटेन्ड या फंडेड है, गवर्नमेंट से एड मिल रहा हो, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, तो उनको वहां पे अलाउड नहीं है। कई जगह अलाउड है, तो उनको वहां पे चॉइस है, ठीक है, कि करना है कि नहीं करना वहां के स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय, एंड प्लीज आप लोग इसको लाइक करिए। और ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये जो कि हम सबको आने चाहिए, ठीक है? और आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो आप यू विल रियलाइज कि बहुत बहुत ईजी लगेगा आपको पॉलिटी। एंड प्लीज इसको लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए, चाहे किसी एक के साथ शेयर करिए, लेकिन जरूर शेयर करिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में जो है आर्टिकल 28 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वहाँ तक कर लिया था। उससे पहले हमने बाकी सारे राइट टू इक्वालिटी भी, राइट टू फ्रीडम और जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी कर लिया था। अब जो हम कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी कर लिया था, अब हम कर रहे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखिए, आप कई बार सोचते भी होंगे कि इतने सारे राइट्स तो पहले दे दिए, अब ये सारे राइट्स क्यों दिए हैं? लेकिन हम देखेंगे कि ये राइट्स किन को दिए हैं और किस पर्पस के लिए दिए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें हमारे पास 2 आर्टिकल है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 29 एंड 30 आर्टिकल ये 2 हैं। तो हम पहले देखते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 29। ये क्या कहता है कि पहला क्या है, 29 का फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? माइनॉरिटीज जो वर्ड है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जब स्टेट्स भी रीऑर्गेनाइज हुई थी, तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे हुई थी। आपको पता है हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है। इवन बिफोर इंडिपेंडेंस भी ये बहुत ज्यादा डाइवर्स थी। कोई रिलीजन, इतने सारे रिलीजन, इतनी सारी लैंग्वेजेस। कहते ना, हमारे एक कहावत भी है कि घाट घाट पे भाषा बदल रही है, घाट घाट पे वेशभूषा बदल रही है, मतलब थोड़े टाइम, थोड़े किलोमीटर मूव करने के बाद ही हमारी कंट्री में आप देखेंगे कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है, देयर स्टाइल ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है, हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, फूड हैबिट्स, एवरीथिंग चेंजेस। तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। तो ये हुआ कि अगर इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो वो लोग जो बहुत कम हैं, या ऐसे लोग जो सपोज करो कोई लैंग्वेज है जो बहुत ही कम लोग बोलते हैं, ठीक है, या ऐसा कोई रिलीजन है जो बहुत ही कम लोग फॉलो कर रहे हैं,
तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत हो सकती है, तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोटेक्ट, और उन्होंने देखो डिफाइन नहीं किया कि कौन है माइनॉरिटीज। तो ये माइनॉरिटीज उन्होंने डिफाइन नहीं किया, बट कॉमन पार्लांस में हमें पता है कि एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे है, एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे है हमारे यहाँ, जिनको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो उनको बोला जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और एक हमारे रिलीजन के बेसिस पे भी हैं, जिनको बोला जाता है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो इन दोनों माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन मतलब दिए जाने की इस सेक्शन में बात हो रही है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। अब इसका पहला जो आर्टिकल है, जो पहला 29 का जो फर्स्ट पार्ट है, वो क्या कहता है, देखिए वो ये कहता है कि एनी सेक्शन, वर्ड देखिए एनी सेक्शन लिखे, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof, having a distinct language, script, or culture of its own, shall have the right to conserve the same. यहाँ पे माइनॉरिटी वर्ड ना यूज करके क्या बोला, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, जो कि कंट्री इंडिया में रह रहा है या उसके किसी पार्ट में रह रहा है, ठीक है, उनको हक है, क्या हक है कि वो अपनी, अगर उनकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनकी कोई डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब जिसमें वो लिखते हैं, जैसे हमारी हिंदी हम किस में लिखते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, इस तरह से, या उनका कल्चर है, तो उनको पूरा पूरा हक है कि उसको कंजर्व करके रखें, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि कोई कह दे कि हमारा कल्चर तो मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अलाउ करता है जो और कल्चर नहीं करते, तो ये सारी चीजें भी अब यूनिक हैं तो अलाउ की जाती हैं, और कई बार उसको भी सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में एक स्पोर्ट है जलीकट्टू, जिसमें कि बुल्स के बारे, बुल्स भागती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं आसपास, अगर उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इसमें क्या है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो इंडिया में या इंडिया के किसी पार्ट में रह रहे हैं, उनको ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, अगर उनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ये हुआ इसका पहला पार्ट 29(1). 29(2) क्या कहता है, कहते हैं नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. देखिए, आप कहेंगे कि आर्टिकल 15 हमने किया था राइट टू इक्वालिटी, जहां पे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 थे, तो आर्टिकल 15 में भी तो यही बात हुई थी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन वहां पे देखिए लैंग्वेज वर्ड नहीं यूज किया, वहां पे लैंग्वेज वर्ड नहीं यूज किया। और यहाँ पे क्या बात करें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी को, किसी भी सिटीजन को इसलिए एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, और पर्टिकुलरली उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि एड जिसको मिल रही है स्टेट फंड से, ठीक है, किस रिलीजन, किस बेसिस पे, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। यहाँ पे लैंग्वेज जो है एडिशन है, एक लैंग्वेज जो है एक एडिशन है, कि किसी को इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं, इस बेसिस पे एडमिशन डिनाई नहीं करेंगे कि इसको फलानी लैंग्वेज नहीं आती, यू नो। बाकी तो सभी है कि रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते, आप इस रिलीजन को, आप इस रेस के हो, आप इस कास्ट के हो, उस पर तो ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो हाँ, किसी भी बच्चे को, किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं हो सकता किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, क्यों, जो कि स्टेट द्वारा, जिसको स्टेट फंड्स के द्वारा कुछ एड मिल रही है, ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो इसमें थोड़ा एक्सटेंशन लैंग्वेज का भी कर दिया, दिस इज एन एडिशन, दिस वन जो है ये आर्टिकल 15 में नहीं था, ये जो है ये एक एडिशन है, ये एक एडिशन है क्राइटेरिया का, कि इस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे भी आप किसी को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते एजुकेशनल। इसमें भी कई सारे केसेस हुए थे, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स ठहराया कि हाँ ये वैलिड नहीं है वो पार्ट जिसमें वो इस तरह से कोई भी लैंग्वेज को कंपलसरी कर रहे हैं। और जगह देखिए लैंग्वेज नहीं थी आर्टिकल 15 में, ठीक है, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में, ओके। तो कई आपने देखा होगा पंजाब में वो कह देते हैं पंजाबी कंपलसरी है, इवन वहाँ के सिविल, मतलब सिविल पोस्ट के लिए भी। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। तो आर्टिकल 29 में 2 पार्ट्स हुए, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है, अच्छा इसमें एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ये आर्टिकल ना सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है बल्कि मेजॉरिटी के लिए भी, क्योंकि वर्ड लिखा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। तो ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये मेजॉरिटी के लिए भी हो सकता है कि वो भी अपना कल्चर प्रिजर्व करना चाहें, अपनी स्क्रिप्ट प्रिजर्व करना चाहें, उनको भी ये हक है। तो ये मेजॉरिटी के लिए भी एप्लीकेबल है,
ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी यहां तक भी कहा था कि अगर कोई एजिटेट कर रहा है कि हमारी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन के लिए कोई एजिटेट कर रहा है कि तो वो भी जो है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, वो रोपा जो कि एक्ट है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उस वगैरह में बात है कि उसको भी वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें हुई कि एक तो एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन वर्ड है, इसलिए माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को ये हक है कि वो अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर मेंटेन कर सकते हैं। और किसी भी सिटीजन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या एनी ऑफ देम के लिए उसको एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज इसमें एडेड एक पॉइंट है। फिर आता है आर्टिकल 30। देखिए आर्टिकल 30 में क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहां पे क्या था, आर्टिकल 30 में जो पहला पार्ट था वो ग्रुप के लिए वैलिड था। जो ये पहला पार्ट था ये एक ग्रुप के लिए वैलिड था। ठीक है, और जबकि ये जो दूसरा पार्ट था ये इंडिविजुअल के लिए भी वैलिड है। ठीक है, कि इंडिविजुअल के लिए वैलिड है ये, कि आप किसी को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 30 में देखिए, आर्टिकल 30 में कहते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि ऑल माइनॉरिटीज whether based on religion or language shall have the right to establish and administrate एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अब आपने बहुत सारे देखा होगा तमिल स्कूल ने, दिल्ली में बहुत सारे तमिल स्कूल्स आपने देखा होगा। इसी तरह से बहुत सारे खालसा स्कूल्स भी होंगे, इवन और सिटीज में भी। ठीक है, जो बड़ी बड़ी सिटीज होंगी जहाँ पे बहुत ज्यादा बाहर से तमिल के लोग आते हैं, मलयाली आते हैं या गुजरातीज आते हैं, तो वो अगर किसी को अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए अगर कुछ इस तरह से करना है तो वो कर सकते हैं, ये अपने कल्चर को भी। अभी आप देखेंगे कि जो ये डेफिनेशन है कि माइनॉरिटीज में आएगा कौन, वो भी हम बताते हैं, अभी हम आगे हम बात करेंगे उसके बारे में भी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सबसे पहली बात तो कि माइनॉरिटीज को ये हक है कि वो एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ये एक सिंपल सी बात होगी। फिर 1A में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय अ माइनॉरिटी, जो कि क्लॉज 1 में बात की है, रेफर टू इन क्लॉज 1, द स्टेट शैल एंश्योर that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such properties is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। देखिए कितनी एक अच्छी इसमें बात ऐड की गई है। ये इनफैक्ट ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से इस बात को इन्होंने ऐड किया था। इट वॉज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। क्या है इसमें, हम राइट टू प्रॉपर्टी जो हमने पता है कि वो तो बाद में ओमिट कर दिया गया था, उसके भी बारे में आगे बात करेंगे। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको ऐड किया गया। बेसिकली है क्या, मान लीजिए दिल्ली में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि माइनॉरिटी मेंटेन कर रही है और वहां से सरकार को मेट्रो की ट्रेन को दौड़ाना है। अब सरकार कहती है ये लैंड आप हमें दे दो। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कहेगा कि जी हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तो हमारी बड़ी प्राइम लोकेशन पे है और हमें तो भी कहीं और इतने इसमें मिलेगी नहीं और बच्चे यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, ऑल दैट जो भी उनके रीजंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही अब ये ऐड कर दिया गया है कि अगर ऐसा होता है कि कंपल्सरी एक्विजिशन करनी पड़ रही है, अगर इस तरह की किसी प्रॉपर्टी की जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तो स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट शैल एंश्योर कि जो अमाउंट उसको जो मतलब एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए दिया जाएगा उसकी वजह से उसका ये राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट ना हो रहा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो आपने राइट दे दिया कि आप एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करो, फिर उसकी राइट उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करके बैठ जाओ और देखा जाए तो अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करके बैठ जाओ और उसको प्रॉपर कॉम्पनसेशन भी नहीं दो तो उसका तो ये राइट देखा जाए तो फिर रिस्ट्रिक्ट हो गया ना, एब्रोगेट हो गया। तो इसलिए उन्होंने ये चीज ऐड कर दी कि जितने भी ऐसे कॉलेज, अगर बहुत पुरानी कोई जमीन देखिए मिली हुई हो, बहुत सस्ती मिली हो, लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट कंपल्शन की वजह से कि रोड बनानी है, वहां फ्लाईओवर बनाना है, मतलब उसके जस्ट ऊपर, तो सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें जो हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, बाद में अमेंडमेंट करके उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको कॉम्पनसेशन जो है वो फेयर कॉम्पनसेशन होगी बेसिकली। तो ये भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव चीजें हैं कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए ये किया गया है। फिर ये 30 का 1 था और ये 1A था। पहला क्या था कि जितनी भी माइनॉरिटीज है उनको हक है, चाहे वो रिलीजन पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, कि उनको हक है कि एस्टैब्लिश कर सके, एडमिनिस्टर कर सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और अगर स्टेट को उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़े तो कॉम्पनसेशन ठीक से देंगे ताकि उनका ये जो राइट है वो एब्रोगेट या रिस्ट्रिक्ट ना हो।
फिर दूसरा पॉइंट क्या था? द स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion और लैंग्वेज। अब आपको पता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, ठीक है, वो स्कूल्स को एड देती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट देती हैं। तो लेकिन जब ऐसी असिस्टेंट दी जा रही है तो उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं गवर्नमेंट के कि हाँ इस उस पे दिया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो डिस्क्रिमिनेट ना करे इसलिए कि भाई ये तो मुस्लिम्स का स्कूल है, ये तो मदरसा है, या जो भी उनका क्राइटेरिया, डिपेंडिंग ऑन दैट क्राइटेरिया को अनड्यू फेवर किसी को ना दे, लेकिन किसी को डिस्क्रिमिनेट भी ना करें, किसी को डिस्क्रिमिनेट भी ना करें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन या लैंग्वेज, मतलब एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का, पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट जो है जब एड देगा, ग्रांट करेगा एड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो डिस्क्रिमिनेट ना करे, नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो ये चीज है। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का, ये तो स्टेट डिपेंडेंट है, ये तो स्टेट डिपेंडेंट है। आप देखेंगे अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाएं, ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, आप मणिपुर चले जाएं, मणिपुर में तो फिर भी हैं, नागालैंड चले जाएं आप, ठीक है, यू गो टू नागालैंड, तो क्या वहां पे आपको हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? क्या वहां पे हिंदूज आपको ज्यादा मिलेंगे कि कम मिलेंगे? JNK में भी क्या हिंदूज ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे? तो ये जो माइनॉरिटीज की डेफिनेशन है तो चेंज होती जाएगी। अब आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी स्पीकिंग मेजोरिटी होगी, बट तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी हो गई, राइट, हिंदी स्पीकिंग भी माइनॉरिटी हो गई। गुजरात में जाएंगे, अभी कर्नाटका का चलता रहता है कन्नड़, तो कर्नाटका में कन्नड़ तो मेजोरिटी होगी, अदर लैंग्वेज हिंदी तो फिर माइनॉरिटी हो गई। तो ये चीजें क्या है? ये तो फिर डेफिनेशन जो है वो क्या हो गई? स्टेट डिपेंडेंट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये तो स्टेट डिपेंडेंट हो गई। और कहानी क्या थी कि कोर्ट एक पिटिशन सुन रहा था जिसमें ये था कि जो कुछ फॉलोअर जो हैं, ठीक है, फॉलोअर्स जो है जुडाइज्म के, बाइज्म के, हिंदुइज्म के, जो कि रियल माइनॉरिटीज हैं, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में, वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बना पा रहे थे क्योंकि उनको माइनॉरिटी जो है उसका कोई ऑर्डर नहीं निकला हुआ था, कोई पर्टिकुलर एक ऑर्डर नहीं निकला हुआ था। तो वो कहते हैं हमारे तो राइट्स फिर इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ये हमारा तो बेसिक राइट जो आर्टिकल 29 और 30 दे रहा है वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि ये बात सही है कि कोई भी पर्सन जो एक में माइनॉरिटी वो दूसरी में मेजॉरिटी हो सकता है। द कोर्ट हेल्ड दैट एवरी पर्सन इन इंडिया कैन बी माइनॉरिटी इन वन स्टेट और द अदर। ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाबी जो है, पंजाब को छोड़ के बहुत सारी जगह पे माइनॉरिटी हो सकते हैं और पंजाब में मेजॉरिटी है वो, ठीक है। ऐसे ही तमिल के पीपल तमिलनाडु में मेजॉरिटी हो सकते हैं, बट बाकी इंडिया में माइनॉरिटी हो सकते हैं। हिंदी स्पीकिंग पीपल दिल्ली में, हरियाणा में मेजॉरिटी हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में जाके, कर्नाटका में जाके, महाराष्ट्र में जाके वो माइनॉरिटी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये जो है, so religious or linguistic community that is a minority in a particular state can inherently claim protection and the right to administer and run its own education institutions under Article 29 and 30 of the Constitution। तो औरों को जो माइनॉरिटी हो रहे हैं किसी और स्टेट में जाके, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जो बात याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो मुस्लिम्स हैं, रिलीजन के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज का दर्जा दे दिया था, ठीक है। ये पहले 5 को दिया था, उसके बाद में जैन्स को भी, ठीक है, बाद में इन्होंने जैन्स को भी, यहाँ पे दोबारा देखिए कि 2005 में 5 कम्युनिटीज को, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज को नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी का स्टेटस दिया था। 2014 में जैन्स को भी, ठीक है, जैनिज्म को भी, जो जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं, फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म को भी उन्होंने माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 को जो है वो रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो थी एज पर 2011 सेंसस काफी कम थी, ठीक है। देख ली मुस्लिम्स की इतनी, क्रिश्चियंस की इतनी, सिख्स की इतनी, बुद्धिस्ट की इतनी, जैन्स की इतनी, पारसीज की इतनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे ही हमारे पास हम देखेंगे कि एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 पास हुआ था, उसमें कमेटी भी बनी थी एंड ऑल दैट। और एक केस हुआ था, सिर्फ ये रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ, TMA पाई केस, जिसमें बोला था कि एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 30 जो राइट्स है माइनॉरिटीज के टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव टू बी कंसिडर्ड स्टेट वाइज।
तो दैट वाज द, तो इसमें आपको जो सेंटर ने अभी तक जो कर रखी है वो 6 हैं, 6 रिलीजियस हैं, और जो लैंग्वेज के बेसिस पे हैं वो स्टेट अपना डिफाइन करता है। तो ये हमारे हो गए 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में उन्होंने क्या बोला, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स जो है उसको हक है, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहा है, कि वो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व कर सकता है। एडमिशन डिनाई नहीं करना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन और एनी ऑफ देम। फिर आर्टिकल 30 में उन्होंने क्या बात बोली कि कोई भी मतलब चाहे लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, उनको हक है कि एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और अगर स्टेट को उनका कंपलसरी एक्विजिशन करना पड़ रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो उनको इस तरह से कॉम्पनसेशन दी जाए कि उनका ये राइट खराब ना हो, एब्रोगेट ना हो, रिस्ट्रिक्ट ना हो। दूसरा कि जब स्टेट जो है गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूट्स को माइनॉरिटी जब एड देती है गवर्नमेंट फाइनेंसेस के फॉर्म में, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से ना किया जाए कि वो एक जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज को बिलोंग करता है। तो ये बात है, और अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर इट एटलीस्ट विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स जिसको आपको लगता है कि हेल्प हो सकती है, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप स्टडिंग। ओके, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राइट प्रॉपर्टी एंड सेविंग ऑफ सर्टन लॉज। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल, इसी में आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31A, B एंड C, इसके बारे में पढ़ेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी जो वर्ड है ये पार्ट 3 से, ये जो हेडिंग भी है ना जो पार्ट 3 से, उसको ओमिट कर दिया गया है। हमने पढ़ा है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारे पास होता था एक फंडामेंटल राइट, अब वो नहीं है। तो पहले हमारे पास 2 चीजें होती थी जो हमने पिछले क्लासेस में भी आर्टिकल 19 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि 19(1)(f को हटा दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था। इसी तरह से आर्टिकल 31 को भी ओमिट कर दिया गया था। आर्टिकल 19(1)(f कहता क्या था, ये कहता था कि आपके पास एक इंडिविजुअल के पास राइट है किस चीज का, एक्वायर करने का, होल्ड करने का और डिस्पोज करने का प्रॉपर्टी। एक्वायर का मतलब फोर्सफुली एक्विजिशन नहीं, लॉफुल मीन्स से, जैसे कि आप इनहेरिटेंस है आपके बड़ों के पास थी, उन्होंने आपको दे दी तो इनहेरिटेंस से आपके पास आ गई, या आपने अपनी कमाई से उसको खरीद लिया, तो राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी था। उस प्रॉपर्टी को होल्ड करिए, एंजॉय करिए, और उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर दीजिए लॉफुल बेस से। तो ये हक था, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल के पास हक था, लेकिन ये बाद में इसको हटा लिया गया, ओमिट कर दिया गया। इसी तरह से आर्टिकल 31 में क्या था कि नो पर्सन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब एक लॉ होगा उसी के तहत उससे प्रॉपर्टी ली जा सकती है, अदरवाइज नहीं ली जा सकती। तो अब हमारा जो नया जो देश बना था उसमें तो बहुत सारी दिक्कत थी। हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सारा सिस्टम्स ऐसे थे जो कॉमन गुड के लिए अच्छे नहीं थे, जैसे कि जमींदारी सिस्टम्स में क्या होता था, ब्रिटिशर एक जमींदारों को ले लेते, मिडिल मैन बन जाते थे जमींदार। ठीक है, कि आप मुझे इतने एरिया, इतनी बड़ी एस्टेट से हमें आप टैक्स लेके दो, और हम आपको उसमें से कमीशन भी देंगे, और आपको उसका मालिकाना हक हो जाएगा। ठीक है, तो वो जमींदारों के पास तो भैया एकड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो टिलर्स थे, जो एक्चुअली में उस मिट्टी पे काम कर रहे हैं, उस जमीन पे काम कर रहे हैं, उनके पास कोई हक नहीं थे। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर यही जमींदारी सिस्टम रहा तो हमारे जो लॉ मेकर्स थे उनको लगा कि ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये धीरे कई सारी अमेंडमेंट्स हुई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुई। फर्स्ट वाली हुई थी, फिर फोर्थ हुई थी, 7th, 24th और 42nd में कुछ चेंजेस हुए थे, फाइनली 44th अमेंडमेंट एक्ट से तो इस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को ओमिट कर दिया गया था। तो अब हम देखते हैं कि अभी पोजीशन क्या है। अभी क्या है, 31 जो है उसको तो हमने कर लिया ओमिट, लेकिन जो ये सेविंग ऑफ सर्टन लॉज है ये अभी भी है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आर्टिकल 31 जो है कंपल्सरी एक्विजिशन, ये ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, लेकिन जो सेविंग है सर्टन लॉज की वो अभी भी है। तो उसमें है क्या, सिर्फ रेड वाला पढ़ेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं। पहले क्या कहते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13। इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 13 में मैंने बात बताई थी कि जो हमारी डेट थी कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने की 26 जनवरी 1950, इससे पहले के लॉज और इससे बाद के लॉज, हमें क्या बोला गया था 13 आर्टिकल में कि इससे पहले के जो लॉज हैं और इससे बाद के भी जो लॉज हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे।
यही बात हुई थी। एक एक पार्ट में ये बात हुई थी कि उससे पहले के, और एक पार्ट में ये भी बात हुई थी कि उसके बाद के भी जितना पोर्शन फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा, ब्रिज करेगा, उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 13, मतलब आर्टिकल 13 को रेफरेंस में अब नहीं लेंगे। अगर कोई भी लॉ, ये पांच चीजें अभी हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ABCDE, अगर ये पांच चीजें, अगर इन इन चीजों पे अगर लॉ बनाया जाता है तो वो दे शेल नो लॉ, क्या वर्ड यूज किया है, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, देखिए आगे दिस shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 और 19। तो उन्होंने क्या बोला, आर्टिकल 13 की जो बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इन फोर्स आने के बाद भी अगर हम कुछ एक्ट बनाते हैं, लॉ बनाते हैं जो कि इन्फ्रिंज करता है आर्टिकल्स को, पार्ट 3 को, तो उन्होंने कहा था नल एंड वॉइड है। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि आर्टिकल 13 में ना मानते हुए, आर्टिकल 13 में हम कोई भी उस चीज को रेफरेंस ना देते हुए अगर इन पांच चीजों पे ABCDE पे बनाया जाए तो उसको वॉइड नहीं कर सकते। वो चीजें क्या क्या थी, पहला क्या था कि अगर स्टेट को, देखिए बेसिकली उनको करना क्या था, एक तो उनको लैंड रिफॉर्म्स लाने थे, ठीक है, हमारी सरकार को बहुत कुछ देखना था, लैंड रिफॉर्म्स लाने थे, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने थे, और भी बहुत सारी चीजें उनको देखनी थी कि किसी के पास माइंस का लाइसेंस है पहले से खदानों का, लेकिन वो स्टेट के पास होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो पहले उन्होंने क्या कहा, ये सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, पहले उन्होंने क्या बोला कि स्टेट एक्वायर कर सकती है कोई भी एस्टेट या कोई भी राइट्स, ठीक है, उनको कम कर सकती है, उनको बिल्कुल खत्म कर सकती है अगर उसको स्टेट को एक्वायर करनी है, कि रोड बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, तब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ भी नहीं था, तो इन सब चीजों के लिए फिर किसी भी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकती है स्टेट लिमिटेड पीरियड के लिए, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट में, चाहे इसलिए कि उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके उस प्रॉपर्टी की। फिर दो या दो से ज्यादा कॉरपोरेशंस को मर्ज कर सकती हैं, एमलगमेट कर सकती हैं, मर्ज कर सकती हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो पाए। ये सिर्फ आपको हल्के से याद रखने हैं, अच्छी तरह से नहीं, लेकिन जो मेन याद रखना है वो मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूंगी पॉइंट्स। फिर कोई मैनेजिंग एजेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, ट्रेजरर्स हैं, इन सबके जो राइट्स हैं इसके लिए भी वो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई भी एक्ट जो है वो नल एंड वॉइड नहीं होगा अगर वो 14 और 19 को इन्फ्रिंज कर रहा है। इसी तरह से कोई लीज मिला है, लाइसेंस मिला है, मिनरल या मिनरल ऑयल निकालने के लिए, तो इस तरह के कोई भी लाइसेंस, लीज कुछ भी है, उसको भी वो हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं राइट्स। वो डिपेंड करता है, स्टेट इंटरेस्ट जो है वो पहले होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। क्या हुआ है बात, दोबारा से देखते हैं। 31 जो है वो तो ओमिटेड है। फिर सेविंग ऑफ सर्टन क्लॉज में 31A है, उन्होंने बोला आर्टिकल 13 का रेफरेंस ना लेते हुए, मतलब हम आफ्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी कि दैट मीन्स 26 जनवरी 1950 के बाद भी कुछ लॉज ऐसे बनाए जा सकते हैं, अगर वो हमें लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए चाहिए, एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाने के चाहिए, या हमें कॉर्पोरेशन मर्ज करनी है, या हमें कोई सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजिंग एजेंट्स के कुछ राइट्स कम करने हैं, कुछ लीज कैंसिल करनी है, कोई मिनरल या मिनरल ऑयल की माइनिंग की, इस तरह की, तो ये सब हम कर सकते हैं। तो वो अगर 14 और 19 को खराब, मतलब उनका हक छीन भी रहे हैं 14 और 19 में, तब भी नल एंड वॉइड नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसमें एक इन्होंने क्लॉज लगा दिया कि अगर स्टेट ऐसा करती है, एक तो सेंटर हो गया पार्लियामेंट, एक स्टेट लेजिस्लेचर भी तो ऐसा कर सकते हैं, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा करते हैं तो गवर्नर को उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए ऐसे बिल को रिजर्व करना पड़ेगा, और जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देंगे, अपना असेंट दे देंगे, तभी वो लॉ बनेगा, तभी वो एक्ट बनेगा, ठीक है। पहले बिल होता है, जब साइन हो जाते हैं तब वो एक्ट बन जाता है। तो ऐसा जो भी बिल होगा, जब स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास कर देगा, गवर्नर को उसको रिजर्व करना पड़ेगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, जब प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देगा तभी वो एक्ट बनेगा। ओके। फिर उन्होंने इसमें कहा कि छोटे वो लोग, जो छोटे किसान है, उनका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ऐसे सरकार करेगी, तो उन्होंने कुछ सेफगार्ड रखे। उन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सनल कल्टीवेशन कर रहा है, कोई उस खेत पे खुद अपनी मेहनत कर रहा है, खुद अनाज उगा रहा है, किसी को आगे नहीं दे रहा, तो ये स्टेट के लिए लॉफुल नहीं होगा,
कि वो उसको कर दे, और अगर वो सीलिंग लिमिट में भी है। बाद में ये भी हुआ था कि सीलिंग कर, हर स्टेट ने अपनी अपनी सीलिंग कर दी कि भाई हाँ, इतने एकड़ से ज्यादा आपके पास जमीन नहीं हो सकती एक किसान के पास, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज की, मटेरियल रिसोर्सेज की, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए, जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस में थी कि कुछ के पास तो बहुत जमीन है, और जो बिल्कुल गरीब किसान है उसके पास कुछ भी नहीं है, वो दूसरे की खेत पे ही जुताई कर रहा है। तो वो सीलिंग के अंदर है और वो पर्सनल कल्टीवेशन कर रहा है तो नहीं। और अगर लेना भी पड़ जाए, क्योंकि लेना पड़ सकता है, अगर अब वो आपको वहीं पे ही ब्रिज बनाना है, वहीं पे ही रोड बनानी है, वहीं पे ही हाईवे बनाना है, या वहीं पे ही कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो वो हो सकता है उसकी जमीन लेनी पड़ जाए। तो ऐसे केस में उसको कॉम्पेंसेशन दी जाए जो कि मार्केट वैल्यू से, उस समय की मार्केट वैल्यू से कम ना हो। दैट इज द मेन थिंग। तो 31B में उन्होंने 5 कैटेगरीज दी हैं कि उसमें कर सकते हैं आर्टिकल 14 और 19 को वॉइड भी, अगर आर्टिकल 14 और 19 अगर इन्फ्रिंज भी हो रहा है तो भी इन लॉज को वॉइड नहीं कर सकते। स्टेट बनाती है तो प्रेजेंट कंसेंट जरूरी है ऐसे बिल्स पे, और अगर पर्सनल कल्टीवेशन कोई कर रहा है और सीलिंग के अंदर है तो उसको, और अगर लेना भी पड़े तो एटलीस्ट उसको आप फेयर कॉम्पेंसेशन मार्केट रेट पे दीजिए। ये हुआ 31 है। अब 31B, सिर्फ इसमें रेड वाला पार्ट पढ़ेंगे, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। अब ये 9th शेड्यूल जो है ना, ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जो 9th शेड्यूल है। एक तो याद रखिएगा कि 9th शेड्यूल में सेंट्रल और स्टेट दोनों के लॉज आते हैं। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के लॉज आते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या कि इसमें ये हुआ डिसाइड कि इसमें आप जो भी लॉज डाल देंगे, जो भी एक्ट्स डाल देंगे ना, वो कोर्ट्स में क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। और ये बहुत जल्दी हो गया था। 1951 में फर्स्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 हुआ था, उसी से ये बात हो गया था। उसी के अंदर तब 13 लॉज इस शेड्यूल में ऐड कर दिए गए थे कि उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि वो पार्ट 3 में से किसी भी राइट को अगर ब्रिज कर रहा है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ओके, इसमें लेकिन ये था कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स के साथ साथ इन्होंने और भी कुछ किया था, इवन रिजर्वेशन के कुछ राइट्स इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिए थे, काफी कुछ हुआ था। फिर बाद में ये भी हुआ था इसको, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे केसेस होते गए। फिर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी केशवानंद भारती केस में, और फिर बाद में अभी 2007 में IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में भी आई थी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी एक्ट्स, जो भी लॉज इसमें 9th शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे, वो जुडिशियल रिव्यू उनका हो सकता है। पहले ये था कि उसको तो कोर्ट क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर कोर्ट ने बोला कि इस डेट के बाद जो भी इसमें 9th शेड्यूल में ऐड किया जाएगा, वो उसको हम रिव्यू कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हाँ, वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा। पहले तो बिल्कुल भी पावर नहीं थी, लेकिन बोला इस डेट के बाद जो एक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इनिशियली तो 13 ही किए थे, धीरे धीरे काफी बढ़ गई है। तो 9th शेड्यूल में स्टेट और सेंटर दोनों के आते हैं, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने इंक्लूड की थी, जैसे मैंने आपको बताया, इवन रिजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम पहले एक वो भी था कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लिखा था कि हमारे आप वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया था रिजर्वेशन बढ़ाने का कुछ, फिर वो फाइनली उनके गवर्नर ने साइन नहीं किया था कि उसको भी अब 9th शेड्यूल में कर लो, क्योंकि उसको कोर्ट्स चैलेंज नहीं कर सकते। बट 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इसमें ऐड हुए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू उनका हो सकता है। फिर 31C में क्या कहा था? 31C की भी नई नई कहानी है। 31C में हुआ था कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आपको इफेक्ट देना है, आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर उनको आपने इफेक्ट देना है, उसमें बहुत सारे मतलब चीजें थी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी थी। तो उसमें पहले था कि 39B और 39C के लिए ही करेंगे। 39B में क्या था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए मटेरियल रिसोर्सेज की, और पब्लिक कॉमन गुड जो है सब होना चाहिए, यानी कि किसी एक ही के पास इतना सारा है, किसी के पास नहीं है। और इसी तरह से सी में भी था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक तरह से इंटरडिपेंडेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, मटेरियल रिसोर्सेज की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सबके पास होना चाहिए। पहले था कि इन दोनों को, अगर गवर्नमेंट इन दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ला रही है, तो चलो उसको हम कह देंगे कि हम फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे आर्टिकल 14 और 19 में। लेकिन कई सारे केसेस हुए, फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, बोला ऑल DPSP के लिए कर दो। पार्लियामेंट ने पास कर दिया कि हम तो सारे के सारे DPSP के लिए कह रहे हैं कि हम कोई भी DPSP के लिए इंप्लीमेंट करेंगे तो वो पार्ट 3 के इन्फ्रिंजमेंट के बेसिस पे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता।
तो ये तो बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि बहुत सारे डीपीएसपी ऐसे तो गवर्नमेंट हर एक लॉ जो लाएगी उसको कह देगी हम इस फलाने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई डीपीएसपी में वो कवर हो ही जाएगा। तो वो बात सही नहीं थी, तो फिर बाद में उस चीज को हटा लिया गया था। अभी 39 बी और सी के लिए ही ये जो है 31 सी में एप्लीकेबल है, कि अगर 39 बी और सी को आपके लिए आप कोई रूल ला रहे हो, कोई एक्ट ला रहे हो, कोई लॉ ला रहे हो, वो ठीक है, हम और अगर आर्टिकल 14 और 19 उसमें हट भी रहा है तो भी हम मान लेंगे कि चलो ठीक है। और वही सेम चीज कि अगर स्टेट कर रही है तो गवर्नर को कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट क्लॉज को रिजर्व करना पड़ेगा, उसका असेंट, उनका असेंट मिलने के बाद ही वो जो है वो एक एक्ट बनेगा। तो 31 सी में क्या होता है, डीपीएसपी। तो आपको मोटा मोटा याद क्या रखना है, 31 सी में आपको डीपीएसपी याद रखना है, 31 बी में आपको 9th शेड्यूल याद रखना है, और 31 ए में आपको याद रखना है कि कुछ 5 चीजें थी। कुछ 5 चीजें जब आप याद करोगे ना, अपने आप आपको याद आ जाएगा, ठीक है, कि 31 ए में कुछ 5 चीजें थी, आपको अपने आप कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा, जितना पूछा जाता है उतना आपको याद आ जाएगा। 31, फिर 31 बी में 9th शेड्यूल की बात करते हैं वो। 31 बी में दे टॉक अबाउट 9th शेड्यूल, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो हैं, जो भी इसमें इंक्लूड किए गए 9th शेड्यूल में, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 31 सी में उन्होंने बात की 31 सी में उन्होंने बात की डीपीएसपी की, कि अगर हम डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए अगर कुछ लॉ लेके आ रहे हैं, तो उसको 14 और 19 अगर तब इन्फ्रिंज हो भी रहा है, तो क्या 39 बी और सी कह क्या रहा है, वो यही तो कह रहा है कि हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करनी है। तो अगर सरकार एक एक के पास बहुत कुछ है, उससे थोड़ा लेके, एक के पास बहुत जमीन है एक फार्मर के पास, और सरकार को लगा कि नहीं थोड़ा सा दूसरे जो छोटा वो है किसान है उनको देनी है, तो ऑब्वियसली वो तो कहेगा कि जो मेरा आर्टिकल 19 और मेरा राइट टू इक्वालिटी खराब हो रहा है, और आर्टिकल 19 भी खराब हो रहा है, जिसमें आपके पास है कि मैं कोई भी प्रोफेशन कर सकता हूँ एंड ऑल दैट। तो फिर धीरे धीरे यही हुआ कि हाँ 39 बी और 39 सी के लिए अगर सरकार कुछ लाती भी है तो उसको 14 और 19 के बेसिस पे उसको नहीं किया जाएगा। बाद में 31 डी भी था, फिर उसको रिपील कर लिया गया था, तो इसके लिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एंड दोबारा एक बार सुनिएगा, ठीक है, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड ये आप सबको पता होना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड, एटलीस्ट एक के साथ जरूर करिए, ठीक है, एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल 32 पार्ट 3 का आर्टिकल 32, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का, जो हमने कहा था कि 6 राइट्स हैं, उन 6 राइट्स में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें ये हमारा लास्ट राइट है, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना बाकी फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये है आर्टिकल 32, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें 4 क्लॉजेज हैं, 32(1), 32(2), 32(3), 32(4). एक एक करके पहले इनके बारे में पढ़ते हैं और फिर जनरल भी बात साथ में करते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कहता क्या है, कहते हैं रेमेडीज, आर्टिकल 32 क्या कहता है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। आपको पता है पार्ट 3 ने सिटीजन्स को और इवन कई कई केसेस में नॉन सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स कॉन्फर किए हैं, कुछ राइट्स कॉन्फर किए हैं पार्ट 3 ने। अब इनका एनफोर्समेंट कैसे करा जाए, ठीक है, आपने राइट्स दे तो दिए, लेकिन कोई मानेगा क्या, एग्जीक्यूटिव मानेगा क्या, लेजिस्लेचर मानेगा, तो उसको एनफोर्स कैसे कराया जाए। तो उसके लिए देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट है, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज गारंटीड, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के थ्रू हम एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स के लिए, जो कि इस पार्ट ने हमें कॉन्फर किए हैं, उसके लिए वी कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट। जस्ट सी कितनी, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की कितनी फार साइटेड विजन थी कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखा था कि कितने ज्यादा मतलब बदसलूकी हुई है सिटीजन्स के साथ, तो वो नहीं चाहते थे पोस्ट इंडिपेंडेंस इस तरह की कोई भी दिक्कत हो, और उन्होंने राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, उसी को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बोला कि ये आपके पास गारंटीड है। फर्स्ट पार्ट इज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। तो जो मैंने रेड में किया हुआ है उतना उतना ही आप देखिए, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर क्लॉज 2 क्या कहता है, क्लॉज 2 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को आपने बोल तो दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो एग्रीव्ड सिटीजन है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर
टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स, और रिट्स के भी उन्होंने टाइप बता दिए, इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. फिर पार्ट क्लॉज 3 में क्या कहते हैं? कहते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स कॉन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉजेस 1 and 2. क्लॉज 1 और 2 में सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी हैं, ठीक है। कहते हैं लेकिन पार्लियामेंट को हम एक पावर और दे रहे हैं कि पार्लियामेंट किसी अदर कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है। वही पावर जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, पार्लियामेंट बाय लॉ, ऐसे नहीं, बाय लॉ बना के किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है। कौन सी पावर? जो क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है। जो पावर सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है क्लॉज 2 में इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स, वो जो है वो पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी दे सकता है। लेकिन इसमें हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी वो पावर्स हैं। हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 वो पावर्स हैं, बल्कि वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वो ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए बल्कि अदर ऑर्डिनरी लॉ के लिए भी उनके पास रिट्स इशू करने की पावर है। फिर क्या कहते हैं पार्ट 4 में? क्या कहते हैं? कहते हैं कि द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स नहीं रुकते, लेकिन कोर्ट जाने का हक रुक जाता है। समझ रहे हो? आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 में बताया गया है कि उनपे आप किस किस बेसिस पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वो हमने पहले वाले आर्टिकल्स में पढ़ लिया है, पहले वाले जो वीडियोस है उनमें। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान कर सकते हो। तो आपके पास राइट टू मूव कोर्ट नहीं रहता। बस यही है कि आप उस समय अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप राइट टू मूव कोर्ट उस समय सस्पेंड हो जाता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, बाद में जा सकते हो, ठीक है। तो दोबारा से देख लेते हैं। पहला क्या है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इशू करने के लिए डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स, ठीक है। उसमें उन्होंने हमें टाइप भी बता दिया है। फिर उन्होंने बोला पार्लियामेंट जो है किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है। हाई कोर्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी है, तो उसको देने वाला सवाल ही नहीं उठता। और चौथा क्या है कि ये जो राइट्स हैं, ये जो राइट 32 आर्टिकल 32 में जो राइट है, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान राइट टू मूव द कोर्ट्स जो है वो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है जब तक वो इमरजेंसी इन फोर्स है। फिर क्या कहते हैं? अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। पहला क्या कहते हैं कि राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब ये भी कितनी एक खूबसूरत बात है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो राइट है वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट है। तो बी आर अम्बेडकर ने, इसलिए अगर उनसे पूछा गया था कि आप सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस कॉन्स्टिट्यूशन का किसको मानते हो, तो उन्होंने इसी आर्टिकल 32 को ही बोला था कि यही जो है इट इज द वेरी सोल एंड द वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बी आर अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल के लिए बोला था कि इट इज द वेरी सोल एंड द वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उनका बहुत ही फार साइटेड विजन था, आपको इसी बात से पता चल रहा होगा। फिर अब देखो क्लॉज 3 में मैंने जो बात बोली थी आपको कि क्लॉज 3 में पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं क्लॉज 3 में कि वो अदर कोर्ट्स को कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पे पावर्स कॉन्फर की हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको नहीं हटा सकता, उनको कम नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन ली और बाकी कोर्ट्स को दे दी। नहीं, आप और कोर्ट्स को दे सकते हो लेकिन विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स कॉन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट। ओके, Also, it does not include High Court, जैसे मैंने आपको बता दिया था, because they have already been conferred these powers under Article 226। अभी मैंने बात ऊपर बताई है। तो पार्लियामेंट कर सकता है but without prejudice to the powers of conferred on the Supreme Court by the Constitution itself। औरों को कर सकता है लेकिन टिल डेट किसी और कोर्ट को पावर्स, पार्लियामेंट ने लॉ बना के किसी और कोर्ट को पावर नहीं दी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह ये भी बोला था कि ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने पढ़ा है कई जगह बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे हम एक डिटेल्ड वीडियो में बात भी करेंगे। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने कोर्ट केस में आया था कि कुछ फीचर्स हैं आप उनको नहीं अमेंड कर सकते, आप उनको नहीं चेंज कर सकते। तो ये जो है आर्टिकल 32 ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन डिसाइड करेगा जिसमें फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है।
और मैटर्स नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कर ही सकते हैं, एंड साथ साथ ऑर्डिनरी लॉ के लिए भी वो रिट्स इशू कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन के मैटर्स ही डील करेगा इस आर्टिकल में, और आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही। इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही मैटर्स डील करेगा जहां पे फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हुई है। फिर क्या बात करते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल भी है और वाइड भी है, लेकिन याद रखना हाई कोर्ट्स की वाइडर है। ओरिजिनल का मतलब क्या है? ओरिजिनल का मतलब ये है कि एग्रीव्ड सिटीजन जो है वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट विदाउट रिजोर्टिंग, मतलब बिफोर गो इवन, मतलब दे नीड नॉट गो टू दी हाई कोर्ट फर्स्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस हैं। बट एग्रीव्ड सिटीजन जिसके फंडामेंटल राइट्स किसी ने इन्फ्रिंज किए हैं चाहे स्टेट ने, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए ओरिजिनल कहते हैं। हाई कोर्ट्स की भी ओरिजिनल है क्योंकि वहां पे भी डायरेक्टली जा सकते हैं। वाइड है, ठीक है, इसकी वाइडर है। वाइडर क्यों है? क्योंकि ये ऑर्डिनरी लॉ में भी कर सकता है। और यहां पे हम वाइड इसलिए बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में क्योंकि ना ही सिर्फ ऑर्डर्स, ना ही सिर्फ डायरेक्शंस, बल्कि रिट्स भी इशू की जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन हाई कोर्ट्स की वाइडर है क्योंकि ये ना ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के लिए बल्कि ऑर्डिनरी लॉज के लिए भी कर सकते हैं। एग्रीव्ड सिटीजन कैन ईदर गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे हमने बताया, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो दोनों में से किसी एक के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी को ये इसलिए रिफ्यूज नहीं कर सकता आर्टिकल 32 में। वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट आर्टिकल, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता क्योंकि आप हाई कोर्ट के थ्रू नहीं आए हो तो आप यहाँ पे मैं आपका केस ये नहीं लूंगा। अगर फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट को वो लेना ही पड़ेगा। एंड एक और बात इसमें ये भी है कि सुप्रीम जो ये है, ये ना ही सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है। जो ये हम कोर्ट जा सकते हैं वो किसके अगेंस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट जा सकते हैं, बल्कि हम लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी, लेजिस्लेटिव एक्शन अगर कोई है तो उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। एक इसमें और बात आपको नोट करनी है, सुप्रीम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट्स की है वो अपनी अपनी रहेगी। ये नहीं है कि अगर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है तो वो दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का तो वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट नहीं डील कर सकता। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो अपनी अपनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए कर सकता है, टेरिटरी जो पूरे इंडिया की है, एंड जो हाई कोर्ट होगा जो भी उसकी टेरिटरी, अगर जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं आर्टिकल 32। सबसे पहली बात क्या है कि जो राइट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहा जाता है, इसको लीगल रेमेडी नहीं कहा जाता। इस पूरे आर्टिकल को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा जाता है। तो पहले पार्ट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट है वो गारंटीड है। दूसरे पार्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं, ऑर्डर्स इशू करने की, डायरेक्शन इशू करने की, रिट्स इशू करने की। फिर थर्ड पार्ट में पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स दे दिए कि वो और कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकता है, वैसे ही एक्सरसाइज कर, वही पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स है उनको आप नहीं वो कर सकते हो, प्रेजुडिस नहीं कर सकते उनको आप अफेक्ट नहीं कर सकते हो उनको डिसएडवांटेज के लिए। फिर ये जो राइट है वो सस्पेंड नहीं होगा एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने बताया आपको नेशनल इमरजेंसी में राइट टू मूव द कोर्ट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। फिर जो जनरल बातें बताई हैं, बी आर अम्बेडकर ने उनको सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड मींस इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। क्लॉज 3 में जो भी बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेजुडिस पावर्स को वो नहीं करना, लेकिन और हाई कोर्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आर्टिकल 226 में काफी वाइड जुरिस्डिक्शन है रिट्स इशू करने के लिए। आर्टिकल 32 बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन वाले मैटर्स ही आर्टिकल 32 में डील करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल एंड वाइड है जुरिस्डिक्शन, और हाई कोर्ट्स की ओरिजिनल है बट वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और एक ग्रीव सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी में भी जा सकता है जहां उसको ठीक लगे। सुप्रीम कोर्ट लेकिन ये कहता है कि आप कोशिश करिए पहले आप हाई कोर्ट जाइए, ठीक है। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वही रहती है, एंड एफआर जो एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं।
ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वाले में रिट्स पढ़ेंगे, जो भी हमने 5 रिट्स हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एटलीस्ट एक अपने फ्रेंड को एटलीस्ट जरूर शेयर करिए वीडियो। थैंक यू।